अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 111 स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद तो है आज हम एंड भी कर रहे हैं अपने कोर्स का। अगर जो मैं आज सोच के आया हुआ हूँ वो आपको करवा दूँ तो ये कुछ काम हैं जो मैंने सोचे हैं आपके साथ डिस्कस करने हैं। इसमें तकरीबन 9 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, बाकी 3 जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी था, IAS 8 था और बोरिंग कॉस्ट था। ये 3 में मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी थ्योरेटिकल या कोई MCQ वगैरह कुछ भी पेंडिंग या कोई पॉइंट डिस्कस करना हो। स्टिल अगर आप लोगों की तरफ से कुछ होगा तो जो मेन क्लास में जब मैं ये करवा लूँगा तो उसके बाद मैं आपको अवेलेबल होऊंगा इंडिविजुअली, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछना चाहे तो। ठीक है। अब ये सारे काम करने के बाद भी मैं आपसे एंड पे यही अर्ज़ करूँगा कि इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ बाद में भी सामने आ जाती है, कोई ICAP की तरफ से चेंज आ जाती है। अब ICAP भी शरारतें तो आपको पता है किसी भी वक्त कर लेता है। ठीक है। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है, मेरे जहन में कुछ आ जाता है कि ये होना चाहिए, कोई बच्चों के सवाल से पता लग जाता है यार ये चीज़ रह गई थी, तो उसको फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर करके ग्रुप्स के अंदर बता दूंगा। लेकिन होपफुली रहेगी नहीं चीज़, फिर भी एहतियात के दर्जे में कह रहा हूँ। बाकी आज इंशाल्लाह कोशिश करके जितनी देर भी लगी, 2 लगे, 4 लगे, 6 लगे घंटे, हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं। बच्चे मेरे ख्याल में आ गए हैं, 15 मिनट में खुद ही लेट हो गया हूँ। उसके बाद अभी बातें करते हुए भी काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो कहाँ से शुरू करें जी, क्या चाहेंगे आप, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। फिर वो तो ठीक है, लेकिन ये एक ही सफ़ा क्यों आया, इधर क्यों चला गया? चलें, चला ही गया, अब तो क्या कर सकते हैं, होता है डिलीट हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने आपको साइंटिफिक फार्मा का एक सवाल करवाया था, इम्पेयरमेंट लॉस का। जिन दिनों आप लोग ईद की छुट्टियों पे भाग गए थे, आपको याद होगा। तो उसमें मैंने कहा था कि बुक के सोल्यूशन के साथ उसका चेंज है। तो वो कुछ बच्चे ना, मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों से भी काफ़ी सीख रहता है। कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था, शायद उन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया था या जो भी मसला था। बहरहाल मैंने इस वर्किंग को शेयर कर दिया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ज़रा क्विकली देख लेते हैं इसको। वर्किंग तो वही है जो हमने कर ली है। भाई ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। यार कितना पढ़ा है वैसे हम लोगों ने भी ना। ये देखें जी, असल में आपने इस वर्किंग को रिप्लेस कर देना है। पेज 333 पर ये वर्किंग मौजूद है। सारी वर्किंग मैंने इकट्ठी कर दी है। बल्कि ये सारा आगे से भी। अच्छा, एंट्रीज करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो एंट्रीज मैं यहीं पे आपको सही करवा दूंगा, यानी कि उसी वर्किंग के ऊपर कर देता हूँ। बेसिकली ये सोल्यूशन हमारा रिवाइज हो चुका है। ठीक है जी। और वर्किंग आपको मैंने अवेलेबल कर दी है हैंडआउट के अंदर। सबसे पहले यही आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है पास पेपर 3 साइंटिफिक फार्मा सोल्यूशन टू बी रिप्लेस्ड ऑन पेज 333। एंट्रीज में क्विकली आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले ज़रा वर्किंग को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जी साइंटिफिक फार्मा। बाकी आपको याद है बारबी हमने किया था। यहाँ पे क्यों नहीं है रंगीन ये वाला चैप्टर, क्योंकि अभी तक इस वक्त तक बुक अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो ये हैंडआउट्स के अंदर आपको मिल रहे थे सवाल, तो वो रंगीनियाँ हैंडआउट्स के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल ये सवाल हमने किया हुआ है बारबरी जरमोनी। ठीक है, तो ये सवाल भी हमने किया था ईद छोटी से पहले। खैर क्विकली ज़रा मैं इसको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि 1-2 ऑनलाइन के बच्चों ने इसके ऊपर सवाल भी किया था। बिकॉज यहाँ पर चेंज इन एस्टीमेट भी आ रहा था और इम्पेयरमेंट भी थी। तो ज़रा क्विकली इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ इसको देखना है, वर्किंग हुई पड़ी है बस, फिर उसके बाद एंट्रीज जो रिक्वायर्ड हैं वो मैं बोल दूँगा। ठीक है। साइंटिफिक फार्मा इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इन जनवरी 15 वन ऑफ इट्स प्लांट सफर्ड मेजर ब्रेक डाउन। जनवरी 15 में it was repaired at a cost of 1.5 million, but production capacity was reduced significantly. The plant was ready for production on 30 जून 2015, यानी यकम जनवरी 15 पर, इन जनवरी 15 यकम जनवरी 15 कर लेंगे ना। ठीक है, यकम जनवरी 15 पर
ये प्लांट डैमेज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और फिर रिपेयर के बाद रेडी टू यूज़ कब हो गया? 30 जून 15 पे, यानी 6 महीने बाद 30 जून 15 पे अब ये रेडी टू यूज़ है। एट टाइम, यानी 30 जून 15 पे, एट दैट टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर? एट 30 जून 15 जी। कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइज्ड दैट, ज़रा अभी भी मैं बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ, मजीद जो लेट आने वाले, ताकि मेन काम करें। खैर ये भी मेन काम ही है, रिवाइज तो हो ही जाएगा। एंटी इंजीनियर एडवाइज दैट प्लांट कुड बी यूज्ड एट अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ 3 years ओनली। ठीक है, द प्लांट वॉज एस्टिमेटेड टू हैव रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इतने ऑन 30 जून 15, यानी इस दिन खड़े होकर कह रहे हैं कि इसकी लाइफ रिड्यूस होकर रह गई है 3 साल सिर्फ। ठीक है जी, मतलब चेंज इन एस्टीमेट है, लेकिन मैंने कहा था लाइफ वाला चेंज इन एस्टीमेट याद होगा आपको कि बहुत ख़तरनाक होता है। अगर वो बोले ऑन 1 जनवरी तो फिर तो अच्छी बात है, साल का पहला दिन है। अगर वो बोले ड्यूरिंग द ईयर तो हम तब भी 1 जनवरी पे ले आते हैं। मैं जनवरी वाला साल अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 2015, लेट्स से मेरा साल 2020 है, लिखा हो ड्यूरिंग 2020, तो मैं कहूँगा 1 जनवरी 20 पे चेंज इन एस्टीमेट को ले आओ लाइफ वाले को। ठीक है, बाकी तो अपनी जगह भी रहते हैं। लाइफ वाले को मतलब रेजुअल वैल्यू को भी उठा के ले आते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ लाइफ वाले, मसला सिर्फ लाइफ वाले का है, क्योंकि रेजुअल वैल्यू हो या जो भी हो वो डिफरेंट फिगर्स होती हैं, वो डिफरेंट ही गिवन होती हैं। मसला लाइफ वाले में क्या मसला है? वो कह देता है ड्यूरिंग 2020, तो हम कहते हैं जी 1 जनवरी 20 पे ले आओ। वो कह दे 1 जनवरी 20, फिर तो बात ही 1 जनवरी 20 वाली है। ऐसे ना करो, मैंने बिठाया, आगे आ जाओ अब। ठीक है, ले आओ आगे, मेरे करीब आओ। और मैंने कहा था लाइफ वाला जो एस्टीमेट चेंज है ये बड़ा ख़तरनाक है भाईजान। लाइफ वाला, मेरे करीब बैठोगे ना तो ऐसे समझाऊंगा भी सही। लाइफ वाला क्या है यार? चेंज इन एस्टीमेट बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर उसने यूं कह दिया ऑन 31 दिसंबर 20 एस्टीमेट हैज़ बीन चेंज, तो इसका मतलब उस दिन खड़े होकर वो रिमेनिंग लाइफ बता रहा है। तो अगर हमने उसको इफेक्टिव पहले साल के पहले दिन से करना है, तो हमें फिर उस लाइफ के अंदर ऐड करना पड़ता है 1 साल। ये तो बेसिक नॉलेज था, लेकिन यहाँ पे तो दरमियान में साल के मसला बना। खैर, तो 15 वाला साल है हमारा जिसमें मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है? हमारा साल है 1 जुलाई 14 से 30 जून 15 वाला, और यहाँ पर 1 जनवरी 15 पर एसिड डैमेज हो रहा है और इम्पेयर हो रहा है यहाँ से। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन लॉस कहाँ कैलकुलेट करेंगे वो देख लेंगे। बहरहाल ये डाटा उसने पहले दे दिया, फनकारी लगाई। असल तो सवाल यहाँ से शुरू हो, यानी ये पहले होना चाहिए था, ये बात बाद में होनी चाहिए जी। प्लांट वॉज इम्पोर्टेड एट फ्री ऑन बोर्ड प्राइस एट $800। द पेमेंट वॉज मेड एट टाइम ऑफ शिपमेंट। फ्री ऑन बोर्ड वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं कि जब वहाँ से निकला है प्लांट, जब वहाँ से निकला है तभी से हमारी जिम्मेदारी है। फ्री ऑन बोर्ड FOB बेसिस को कहते हैं। ठीक है ना? यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रास्ते में, जिनके वहाँ से निकला है तो सेलर ने कहा ठीक है आपका ही है, तो वो मतलब हमारा प्लांट इन ट्रांजिट बन गया ना, हमारा ही प्लांट है, रास्ते में कुछ मसला हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है। खैर ये रेलेवेंट नहीं है आपके लिए फ़िलहाल। 12 अगर लिखना है तो लिख लो, फ्री ऑन। FOB क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। वैसे है तो नहीं मसला कि ये आ जाए, लेकिन फिर भी इंट्रो में आपने पढ़ा होगा ये फाइनल अकाउंट के अंदर 1-2 जगह पे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है सवालों में टेस्ट हुआ था, क्योंकि इन्वेंट्री का टॉपिक भी आप वहाँ पे पढ़ते हैं। बहरहाल फ्री ऑन बोर्ड FOB बेसिस किसे कहते हैं जी? फ्री ऑन बोर्ड। FOB का मतलब क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। इसके लिए बस आसान सा ये लिख लें कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्स टू बायर when the goods leave the कह लें फॉरेन पोर्ट, या यूं कह लें सेलर्स प्रेमिसेस भी यूं कह सकते हैं। चलें बस फॉरेन पोर्ट ही ठीक है, यानी नॉर्मली ये इंपोर्ट के केस में आता है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है जी? कि अगर वो लिख के दे दे, मिसाल के तौर पे वो कहे, एक सवाल के अंदर कहे कि वी इंपोर्टेड अ प्लांट
प्लांट नहीं, मैं ज़रा गुड्स से समझा देता हूँ। प्लांट के लिए तो फिर इंस्टॉलेशन का भी इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है ना। वी इम्पोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम जर्मनी। द गुड्स left foreign port on 15 जनवरी 22 and reached on लोकल पोर्ट, पाकिस्तान पोर्ट पे पहुंचा है ऑन 15 दिन लगा लें, चलो 25 जनवरी, 10 दिन बाद पहुंच गया 22, ठीक है जी। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि डेट ऑफ परचेज क्या होगी। तो अब बेसिस जो हैं वो अगर अलग कर दे तो फिर मसला होता है। वो कहता है जी फ्री ऑन बोर्ड बेसिस, FOB बेसिस जी। तो फिर जैसे ही पोर्ट से निकला उधर से हमारी परचेज बन गई। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रास्ते में भी हमारे हैं, इसी को तो हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रांजिट, रास्ते में है पर हमारा है, ठीक है ना। और दूसरी बेसिस होती हैं जी CIF बेसिस। यार ये पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे बिल्कुल भी प्लान में नहीं थी। अब ऐसी चीज़ें होती हैं देखो, बढ़ती जाती हैं। अब ये बिल्कुल मेरे प्लान में नहीं था। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट भी कहते हैं इसको, कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट भी कहते हैं इसको। बहरहाल इसमें क्या होता है जी, इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र होते हैं बायर को जब गुड्स पहुंच जाती हैं लोकल पोर्ट पे, ठीक है। वैसे ये पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ था, चलो अच्छा है, ज़रा किसी वक्त ऐसे यूज़ हो ही जाता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र टू बायर व्हेन गुड्स रीच लोकल पोर्ट। वैसे ये कोई रेलेवेंट इतना है नहीं, वैसे ही बस बातों में बात आ गई, उधर लिखा हुआ था तो मैंने कहा चलो समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर CIF बेसिस वो लिख दे सवाल के अंदर, तो फिर परचेज रिकॉर्ड करने की डेट क्या बन जाएगी, 25 जनवरी। ओके, वैसे ही किसी वक्त यूज़ हो जाए तो चलो इसकी पिक्चर ले लो, बस ये ऐसे ही था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। जो उसने लिखा हुआ था FOB बेसिस, हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है कि ये प्लांट है तो ये आएगा, इंस्टॉल होगा, तो हम कैपिटलाइज तो इसको करेंगे जिस दिन एसेट रेडी टू यूज़ होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जिस दिन FOB बेसिस पे वहाँ से निकलेगा, हम CWIP को उसी वक्त, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को उसी वक्त डेबिट कर देंगे। प्लांट इन ट्रांजिट है तो बस CWIP के अंदर उसको डेबिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे, हमारा प्लांट है रास्ते में, ठीक है ना। कोई नुकसान भी होगा तो हमारा ही होगा। बहरहाल छोड़ें, ये ऐसी बात आ गई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, पता नहीं क्या किया मैंने। चले, प्लांट आ रहा है ना, लेकिन प्लांट को आते साथ चल नहीं ना पड़ता। अगर तो ऐसा प्लांट आ रहा है जो आते साथ ही चल पड़ेगा तो ठीक है, फिर प्लांट डेबिट कर दो, लेकिन फिर डेप्रिशिएट ना करना, क्योंकि वो आके या तो वहीं से चलना भी शुरू हो गया, फिर डेप्रिशिएट भी रास्ते में प्लांट चलता आ रहा है, बड़ा प्लांट है भाई। ओके जी, तो इधर देखें, द पेमेंट वॉज मेड, प्लांट वॉज इम्पोर्टेड एट FOB प्राइस, ठीक है। द पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, यकम जुलाई, यानी शिपमेंट का दिन ये है। अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 7 मिलियन। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन, अच्छा अब यकम जुलाई को हमने पेमेंट भी कर दी थी और यकम जुलाई से प्लांट भी हमारा हो गया था, तो $800 को हमने 52 रुपये के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। अब वो रास्ते में है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली को 5-6 महीने लग कर उसने इंस्टॉलेशन से फारिग होकर चलना शुरू किया है। कमर्शियल प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन प्लांट कंप्लीट हो गई थी 31 दिसंबर पे, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो रही है, इसको तो इग्नोर करो ना। जब प्लांट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई तो रेडी टू यूज़ तो वो यकम जनवरी 2006 से हो गया है, तो उसको वहाँ से डेप्रिशिएट करना था, ठीक है। उसके बाद कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्शन इज चार्ज फ्रॉम मंथ ऑफ एसेट अवेलेबल अप टू मंथ, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ परचेज एस्टिमेटेड लाइफ वॉज 15 साल, वेयर एज रेजिडुअल वैल्यू वॉज 2 मिलियन। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू, प्लांट को रीवैल्यू कराया था हमने यकम जुलाई 2010 को एट 45 मिलियन। देयर वॉज हाउएवर नो चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, लेकिन लाइफ नहीं बदली थी, यानी 15 साल है तो वही चलती आ रही है, रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी
रीवैल्यूएशन के दिन। ये तो याद है ना, ये तो कई बार ये बात की हमने कि सवाल में वो लिखता है कि लाइफ का एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ तो मतलब ओरिजिनल लाइफ चेंज नहीं हुई। अगर रीवैल्यूएशन आपने की है तो आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। यार कसम से आप लोग ऐसे चुप बैठे रहो तो आज सब कुछ हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, चाय भी पिला दूंगा लेकिन वो अगर असर से ऊपर गया तो। अच्छा जी सुन लो प्लीज़ प्लीज़। अब आप कहोगे कि सर हम बोल के असर से ऊपर ले जाएंगे। भाई अगर असर से पहले भी ख़त्म कर लोगे ना तो जाते हुए चाय पकड़ा के भेज दूंगा, लेकिन चुप करके ऐसे ही बैठे रहो। यकीन मानो बहुत ज़रूरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इतनी मेहनत करके आप लोग आए हैं, 110 लेक्चर कागज़ों में हैं, आपको तो पता है, ऑनलाइन वालों को भी पता है, ये तो बाहर वालों को नहीं पता कि 110 लेक्चर नहीं है। आपको पता है कितने लेक्चर्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, एक्स्ट्रा क्लासेस बीच में छोटी छोटी चल रही होती थी, MCQ अलग, टेस्ट डिस्कशन अलग, स्टैंडर्ड हाईलाइटिंग अलग, ये सब क्लासेस का हिस्सा होता है, लेकिन उसको हमने छुपाया हुआ। ठीक है, करते हैं, ये ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जी भाई कह रहे हैं यार तकरीर बंद करो, पढ़ाओ। ठीक है सर। फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज फॉर 1 अप्रैल टू 30 जून ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। भाईजान एक बार डेप्शन शुरू हो जाए तो अनलेस के वो आउटपुट मेथड है कभी भी नहीं रुकती। ठीक है, तो डेप्शन नहीं रोकनी, इसको इग्नोर करना था। सेल्वेज वैल्यू हैज़ नॉट चेंज, ये भी नहीं बदली, 2 मिलियन ही रहा। अब यकम जनवरी 5 पे एसेट 6 पे एसेट रिकॉर्ड किया, 800 इंटू 52, ये बनता था 41,600, प्लस किया इसमें हमने, किधर गई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अमाउंटेड टू 7 मिलियन। मैं 1000 में किया हुआ है सवाल। ठीक है, ये ऐसे ही किया था बेसिकली। ये क्लास में जो सॉल्व किया था ना बोर्ड में उस तरफ, उसकी पिक्चर बनाई थी साकिब भाई ने, और उसी पिक्चर से उन्होंने ये सोल्यूशन टाइप किया था। तो ये बिल्कुल वही सवाल है जो आपकी क्लास, तो आगे पीछे हो ही जाता है, कभी किसी ने हो सकता है क्लास ही ना ली हो अभी तक, कोई ऐसे भी छीटे हो सकते हैं। खैर, अब यकम जनवरी 6 से हमने जंप करके आना है यकम जुलाई 10 पर। वैसे तो हम सीधा जंप करके आ जाते, ये जिस साल में गड़बड़ हो रही है वो 15 है ना, तो यकम जुलाई 15 पे जंप करके आ जाते। यकम जुलाई 15 पे इसलिए कह रहा हूँ, एक्सीडेंट के दिन नहीं आ रहा, सॉरी यकम जुलाई 14, एक्सीडेंट के दिन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उससे पहले डेप्रिसिएशन और रहनी है इन 6 महीने और बाद में और रहनी है। ठीक है ना, तो अगर रीवैल्यूएशन बीच में ना होती ना तो मैं डायरेक्ट जंप करता यकम जनवरी 16 से सीधा लैंड करता यकम जुलाई 14 पे, लेकिन बीच में क्या हुआ, 10 पे एक रीवैल्यूएशन भी हुई थी, तो इसलिए मुझे यकम जुलाई 10 तक ब्रेक लगानी है। अब एसेट आया यकम जनवरी 6 को, मतलब यकम जनवरी 6 हो गया ना, इससे अगले दिन से शुरू हुआ, तो हमारा ईयर एंड है 30 जून वाला। तो यकम जनवरी 6 से 30 जून 6 तक 6 महीने चला। अब याद रखना 30 जून 7, 8, 9, 10, 4 और 4.5 साल। ठीक है, 4.5 साल ये यहाँ तक चल चुका था। हमने कहा जी 48,600 में से माइनस करो रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाय 15 इंटू 4.5 साल, ये डेप्रिसिएशन आ गई। चूँकि उसने रिक्वायर किया हुआ है सवाल के अंदर सिर्फ 2015 की एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट जंप करके आ गया। उसने कौन सा कहा, एसेट की सारी लाइफ की जो है वो डेप्रिसिएशन सारी लाइफ की एंट्रीज करो। वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, आप 1 साल के डेप्शन निकाल भी सकते थे अलग अलग, लेकिन हमें एंट्री सिर्फ 15 की मांगी गई हैं। तो अब हम अभी भी 15 में नहीं पहुंचे, मतलब 15 वाले साल में यकम जुलाई 14 पे 15 वाला साल शुरू हो रहा है ना, हम अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचे क्योंकि बीच में रीवैल्यूएशन आ गई थी। अब यहाँ पे खड़े होकर एक लाइन खाली छोड़कर, कितने गई, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी आपने 45 मिलियन, लें जी एक लाइन खाली छोड़ी आपने और सरप्लस आ गया। ठीक है, अब यकम जुलाई 10 पे एसेट रीवैल्यू हुआ है, इस दिन खड़े होकर आपने रिमेनिंग लाइफ, टोटल 15 था, 4.5 गए नज़र आ रहा है, तो 10.5 रह गए। ठीक है, अब 10.5 साल पे इस एसेट को डेप्रिशिएट करना है। यकम जुलाई 10 से ये काम शुरू होना है, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14 हो गया। अब 30 जून 15 नहीं हो सका क्योंकि उस साल में गड़बड़ है, तो कितने साल और डेप्रिशिएट करना है हमने, 4 साल, लेकिन कितनी लाइफ को लेकर, 10.5 साल की रिमेनिंग लाइफ को लेकर। तो ये 45 चेंज हो गया, बाकी उसने कहा था रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये हमने रीवैल्यूड अमाउंट ले ली ना, अगर रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो जाती तो वो भी रिवाइज वाली ही लेते। ठीक है, अच्छा 10.5 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, अगेन हमारे पास ये 4 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन आ गई। ये एंट्री नहीं कर सकते इसकी, ये डेप्शन एक्सपेंस डेबिट नहीं है, ये तो 4 साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, लेकिन हमने वर्किंग करनी थी। अब हम अपने साल के शुरू में आ चुके हैं, यानी अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है जी, अब अभी भी हुआ कुछ नहीं है इस साल में, हमारे साल में भी 31 दिसंबर या यकम जनवरी 15 में ये हादसा हो रहा है, तो वहाँ तक आ जाओ, वहाँ तक एसेट को ले आओ। देखो
ये चेंज इन एस्टीमेट वो वाला नहीं है कि ईयर एंड पे खड़े होकर इंजीनियर्स ने कहा है 3 साल लाइफ रह गया तो आपको साल के शुरू में ले जाएं। भाईजान साल के शुरू में नहीं जा रहा, ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि लाइफ का जो चेंज आया, गड़बड़ हुई है, वो उस हादसे की वजह से हुई है, और वो हादसा हुआ है यकम जनवरी 15 को। इसलिए यकम जनवरी 15 से पहले नहीं लेके जा सकते आप इस चेंज इन एस्टीमेट को। तो इसलिए यकम जनवरी 15 पे आएँ। इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, एक सवाल भी इस तरह से किया था ना कि अगर दरमियान में भी कभी इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन हो जाए, तो मैंने कहा था कोई नहीं, अपने उसूलों पे रहा करो, ठीक है। तो हम महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कितनी? 6 महीने की। जाग रहे हैं हाइब्रिड वाले? क्या है, सारे ठीक हैं? जाग रहे हैं, शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर भाई आप बड़े दूर हैं, आज आखिरी क्लास थी, आप उधर जाके बैठ गए, मतलब गल्ला चंगियां नहीं? अच्छा जी, आज इशारे नहीं करने बच्चे पूछ ओके जी। यकम जुलाई 14 पर 45,000 ये वही चल रहा है, लेकिन 6/12 ये डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने करनी है, ये ट्रांसफर की एंट्री आपने करनी है, क्योंकि 15 का साल रिक्वायर्ड था। और इसके बाद हम आ चुके हैं हादसे के दिन, ठीक है, और सही है। अब इस दिन हादसा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट से नहीं गुजार रहे, ठीक है। उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट किस दिन की दी हुई है हमें? 30 जून 15 की। इधर देखो ना, वो कहता है हादसा हुआ, उसके बाद लाइफ कम हो गई, और रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेटेड है 30 जून 15 पे 19,277। अब मजबूरी ये है कि हम यकम जनवरी 15 पे इसको कंपेयर नहीं कर सकते रिकवरेबल अमाउंट से, हमारे पास तो और डाटा नहीं। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना को खाला जी का घर है, वैल्यू इन यूज निकालनी हो तो कैश फ्लोज एस्टिमेट करो, फिर उनको डिस्काउंट करो, फिर फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट सेल निकालो, फिर उन्होंने निकाल के दे दी है, तो आपको तो वापस नहीं ला सकते, कोई डिस्काउंट रेट नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, तो हम तो उस तक जा सकते हैं ना, ठीक है। तो 30 जून पे एसेट को लेकर जाएंगे, लेकिन मसला क्या आया? मसला ये आया कि 30 जून पे वो कह रहे हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं कि एट दिस डेट लाइफ कितनी रह गई है? 3 साल, वो रिड्यूस हो गई है, नज़र भी आ रहा है आपको। यानी आपने 9 साल चलाया था ना, 4.5 साल पहले, 4.5 साल पहले, फिर ये 4 और 6 महीने, 4.5 हो गए ना हादसे से पहले, यानी 9 साल हादसे से पहले चला था। 15 साल लाइफ थी, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती थी? 15 में से 9 निकालें तो पता है कितना आता है? 6। मैंने कहा अभी अकाउंटिंग की तकरीबन FR1 की आखिरी क्लास लगी रही है आज, तो ये पूछ तो लूँ, ठीक है। 15 में से 9 जाएँ तो कितना होता है? यानी कि रिमेनिंग लाइफ बनती कितनी थी? 6। अच्छा, तुम इसलिए यहाँ नहीं बैठ रहे थे कि मैंने ऐसे करना है? हाँ, मुर्तज़ा किधर है? उठ ही नहीं रहा था, बस वो उठेगा पेपर में जाके, जब वैसे सवाल देखेगा ये, अच्छा आखिरी क्लास वाला, ओ नो। मुर्तज़ा को मैसेज करो कि सर कह रहे हैं तुमने आज आना भी है और सारा दिन खड़े होकर भी क्लास पढ़नी है, पैगाम भेज दो उससे। अच्छा जी, तो 9 साल चल चुका था, रिमेनिंग लाइफ 6 साल थी, तो वो क्या कह रहे हैं? 3 रह गई है, तो एस्टीमेट चेंज तो हो गया ना। पर मसला ये है कि उन्होंने एस्टीमेट चेंज लाइफ वाला जो है, लाइफ वाला एस्टीमेट चेंज एट 30 जून कह दिया, तो बड़ा मसला हो गया। अब हमने इसको अज्यूम करना है हादसे के दिन से, लेकिन हादसे के दिन पे ये 3 साल लाइफ नहीं थी, तो हमें फिर 3.5 साल करना पड़ा। क्या करना पड़ा? 3.5। ये कुछ बच्चों को मसला आ रहा था, मैंने कहा चलो डिस्कस भी हो जाएगा, साथ में सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी IAS 36 की थोड़ी सी। तो 3.5 से डिवाइड किया आपने, किसको? देखो एस्टीमेट चेंज वाले दिन बुक वैल्यू क्या है? 26, रेजुल वैल्यू बदली कोई नहीं है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3.5। ये कैसे निकाली है आपने? 3.5 कैसे निकाली है आपने? 3 साल गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, 3 इयर्स, ये क्वेश्चन में इंजीनियर्स ने बताया, प्लस 0.5 ईयर्स यानी कि 6 मंथ, ये आपने ऐड किया, ठीक है ना, ताकि ये यकम जनवरी 15 पर आ जाए। ओके, तो डेप्रिसिएशन आ गई 3510, और इसकी भी एंट्री करनी है, ये भी हमारे साल में। तो डेप्रिसिएशन की इकट्ठी एंट्री कर लो, आपकी मर्जी है, तोड़ के करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब ईयर एंड पे पहुंच गया एसेट, ये अब एसेट की बुक वैल्यू है, और इसको हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, और इम्पेयरमेंट गेन, या गेन तो होता ही नहीं है, गेन जी, लॉस निकालेंगे। हाँ, अगर प्रीवियसली कोई लॉस पड़ा होता इम्पेयरमेंट का, तो उसका रिवर्सल हो सकता था। रीवैल्यूएशन मॉडल था, बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करते थे जैसे रीवैल्यूएशन लॉस आता था तो सरप्लस पड़ा होता था। याद आ रही हैं बातें? अच्छा, परेशान नहीं होना। IAS 36 फिर थोड़ा सा ज़्यादा भूला हुआ लग रहा होगा IAS 16 से, उसकी वजह यह है कि IAS 16 ना जान नहीं छोड़ रहा था, आता ही रहा।
सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, आपने रिवीजन के लिए बैठना है, आपके सामने रजिस्टर ओपन होने हैं, वो सवाल ओपन होने हैं, आपने उनको क्विकली करना है, करना क्विकली है, टाइम नहीं ज़ाया करना है, एक टॉपिक कोशिश करनी है एक सीटिंग में पूरा करना है ताकि सारे सवाल उसमें हो जाएं। जैसे ही आप वो सवाल करेंगे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि हाँ यार हमें सब आता है। अब ये नेचुरल है भाई, 3-3.5 महीने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है तो वो अब एकदम से कैसे बिल्कुल रेडी याद हो। जो टॉपिक पढ़ रहे होते थे आप तो आपको कोई मसला होता था उसमें, उसका मतलब क्या था, वो टॉपिक समझ भी आ रहा है, तैयार भी हो रहा है। अब जाहिर सी बात है 3-3.5 महीने बाद तो पढ़ाने वाले को भी भूला होता है जो हर दफ़ा पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह रिवीजन की ज़रूरत है, सिर्फ एक नज़र डालते जाएंगे, चीज़ें सारी ताज़ा होती जाएंगी। अच्छा जी, अब रिकवरेबल अमाउंट सवाल में उसने दी थी 19,277। हमने तरीका ये रखा हुआ था कि यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ के पहले ज़बानी देखते थे, अगर तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो हम कहते थे रिवाइज मत करो बुक वैल्यू को, देयर इज़ नो इम्पेयरमेंट लॉस, तो वही उठाकर इधर लिख लेते थे और इम्पेयरमेंट लॉस ज़ीरो कर देते थे। और अगर नज़र आ रहा है कि बुक वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो रिकवरेबल अमाउंट गिर गई है, याद आ रही है बातें, रिकवरेबल अमाउंट गिर गई है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस है, तो इसका मतलब रिवाइज हो जाएगी बुक वैल्यू, यानी रिकवरेबल अमाउंट ही आपकी बुक वैल्यू बन जाएगी। तो जब आपने इधर रखा तो कंपेयर किया तो आपको क्या आ रहा था, इम्पेयरमेंट लॉस। अब अच्छी बात ये थी कि ये रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे थे और सरप्लस इतना पड़ा था कि सिर्फ उसी को ही खा सका, यानी कि इधर जा ही नहीं सका। यानी इस इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री, वैसे तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री होती है ना, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस या एसेट क्रेडिट, ठीक है। और अगर पहले से कुछ सरप्लस पड़ा हो तो एंट्री होती है पहले सरप्लस डेबिट, जो बच जाए वो लॉस डेबिट, और फिर एसेट या अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लॉस ही इतना थोड़ा सा था कि वो खा ही नहीं सका सारे सरप्लस को, तो एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट या अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है एंट्री को देखकर। बहरहाल ये सवाल इस तरह से ही था। अब एंट्रीज टोटल कितनी बन रही हैं, ये येलो वाली एंट्रीज हैं, बस ये टोटल एंट्रीज हैं, ये येलो वाली 3 एंट्रीज बनती हैं। सोल्यूशन के अंदर ही ना जाके कर दें, फिगर्स ही बदलनी है। क्या बेटा 20 नंबर का ये नहीं कि तो वर्किंग थोड़ी थी, ये जो टेक्निकल बातें थी ये ईद से पहले आप लोगों को करवाई थी, फिर उसके बाद कई और सवालों में जैसी बातें आई थी, आप इस काबिल 111 लेक्चर्स के बाद हुए हैं। ये 20 नंबर किसी भी थोड़े पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो मुश्किल ही थे ना, ठीक है। बहरहाल 20 का नहीं तो ये मेरे ख्याल से कोई 10-12 नंबर का तो बनता ही था, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं भूल गया था बतानी, 1500 रिपेयर एक्सपेंस, चौथी एंट्री ये मैं भूल गया था, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ये तो ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन ट्रांसफ़र, डेप्रीसिएशन ट्रांसफ़र इकट्ठी की हुई है अलग अलग है, इकट्ठी है, चलो अच्छी बात है। अब ये दोनों डेप्रीसिएशन को ऐड करो, मुझे बताओ सोल्यूशन सही कर लें। 3510 प्लस 2048, जल्दी करो जल्दी करो, ये कैलकुलेटर्स लाए हुए हो जी, 555। अब पता नहीं किसी के पास वो रजिस्टर है जिसमें ये सवाल मैंने किया था, उसने नोट किया हुआ, वो ओपन कर लें, ज़रा तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ यही एंट्रीज हैं, बुक पे भी सही हो गई हैं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट वर्किंग नंबर 1 है हमारी, तो आज एक ही वर्किंग है, ठीक है। 555 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और इधर इसको इकट्ठा कर दें। ये भी देखो ना, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, ड्यूरिंग द ईयर ही था, टाइम बचाया, इकट्ठी कर दी एंट्री, ठीक है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सरप्लस डेबिट इसको भी क्या कर दिया, इकट्ठा जी। 13, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और कितना 13 रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ वे भी हमें इसी वर्किंग से मिल गई, वो क्या है जी, इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसकी एंट्री क्या हो रही है, इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं हो सका। मैं भी यही कह रहा था, पूरी बात असल में हुई नहीं थी, मैं यही कह रहा था कि नहीं हो सका, बल्कि सरप्लस सिर्फ डेबिट हुआ, आगे कुछ नहीं गया। प्रॉफिट एंड लॉस इज खाली 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 टुडे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस या एसिड क्रेडिट हो गया, कितने से जी बता दें, 3784। सोल्यूशन मिला है जो किया था हमने, नहीं मिला है तो बता दो चेक करके यार, खुशाब वाले मिला है किसी को?
तुमने यस सर कर दिया, तुम ऑटो पे लगे हो या किया है? नहीं, ये सोल्यूशन तो वर्किंग है ना यार, जो मैंने क्लास में करवाया था, जब किसी ने नोट किया हो, मिल गया। यही एंट्रीज की फिगर्स हैं, देखो कितनी कुछ चेंज है। अच्छा, वो सवाल डिफरेंट ना हो फिर, तो फिर देख लो। जी जी, एलिटियाँ अलहदा तो नहीं हुई पड़ी, लेकिन नहीं पेमेंट, हाँ तो वो इकट्ठी करके देख लो ना, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे एंट्री से इकट्ठी करके देख लो। किसी और के पास है सोल्यूशन, मुझे वहम में डाल दिया। चलें इसको फिर मैं देख लेता हूँ, अभी जब पॉज लेता हूँ तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करता, ठीक है। बस जी ठीक है, ये एंट्रीज आपने सोल्यूशन के ऊपर से ही कर ली हैं, फिगर सोल्यूशन के ऊपर से ही कर ली हैं, कोई वर्किंग फोर श्योर कोई नहीं, आज हमारी अब एक ही वर्किंग है, ठीक है। और ये वर्किंग है आपके पास, ये आपको हैंड आउट में मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अलहदा हुआ है, ठीक है, चलो त्रा तुसी कढ़ लिया सी, इक्को ही सीगा। लो जी, हा, बस इसका एक ही काम था। उसके बाद बहरहाल ये तो मेरी असेसमेंट है ना कि ये चीज़ें हैं। जब ये मैं सारा पूरा कर लूँगा, उससे पहले मैंने किसी से नहीं मिलना, ब्रेक में भी किसी से नहीं मिलूंगा मैं, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड हाईलाइट नहीं हो सके ना, फ्रेमवर्क वाले और एक आधा रहता है, तो मेरा दिल है कि किसी ब्रेक में कर लूँगा, जुमे वाली ब्रेक में जिस तरह से, तो उसके बाद फिर आपको वो बस दिखा दूंगा हाईलाइट करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं किसी को नहीं मिलूंगा। हाँ, जब ख़त्म हो जाएगी कहानी, अल्लाह हाफिज़ बोल दूंगा, फिर मैं इधर ही रुक जाऊंगा। अगर किसी के इंडिविजुअली कोई क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा हुआ था वॉल्यूम 1 तो 2 दिन पहले कह दिया था पढ़ें, और आज कहा था आखिरी क्लास है, हो सकता है कुछ बच्चों के अपने सवाल भी होते ही हैं, तो वो मुझसे आके पूछ सकते हैं, मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। जब तक आप लोग कहेंगे तब तक बैठा रहूँगा, कोई क्वेश्चंस आपके इंडिविजुअली होंगे तो वो भी ले लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, यार क्यों ना ये कर लें, बड़ी देर हो गई है। पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम की जनरल एंट्रीज करनी है यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल 1 गिवन इन रिवीजन हैंडआउट। तो ये रिवीजन हैंडआउट है बेसिकली आपके हाथ में, इसमें एग्जांपल 1 ढूंढो, ये है जी, सिंपल सी है। पता नहीं अब ये, अच्छा भाई गलतियां कोताहियां माफ़, ठीक है ना। ये सुबह कोई 2:30 बजे का टाइम था, ये बन रही थी, फिर तकरीबन कोई 3 बजे के करीब ये मैंने सवाल किताब से उठा के ज़रा सही किया था। उसके बाद ये एंट्रीज जो है तकरीबन 3:30 हो गए थे इनको करते करते, तो इंसान आँख भी कभी लग जाती है लिखते लिखते भी। सुबह फिर नमाज के वक्त उठा था, तो फिर काफ़ी देर तो वो लैपटॉप सामने रख के भी नमाज के बाद सो जाता था बंदा बार बार। तो ऐसा हो जाता है, नींद आँख लग जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल 1, फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई। एक महीने का सिर्फ डाटा है, मैंने एंट्री सिखानी है आपको, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ, डेट के साथ। जी एक्सक्यूज बेटा, ओ नो कोई बात नहीं, आप फिलहाल इसको देखें। और भाई आप हैंड आउट पहुंचाएं, किसी कोई बुलाए भाई, जाएं भाई। आमिर अभी तक बैठे हुए हैं यार, आप सुन के भी बैठे हुए हैं। आपका वजन कैसे कम होगा, ऐसे तो नहीं कम होता वजन, नहीं वजन कम होते हैं जी। अच्छा जी, सॉरी बेटा, अभी आ जाता है, सवाल नजर आ रहा है, देखें अभी पहुंच जाते हैं हैंड आउट इंशाल्लाह, होपफुली कॉपी हो रहे होंगे, पता नहीं सारे इधर रखने नहीं चाहिए, वो कोई सुतेले हैं मेरे जी। गुड्स कॉस्टिंग 30 वर रिटर्न टू सप्लायर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न भी आ गई। सेल ड्यूरिंग द मंथ अलॉन्ग विद रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने कहा वो थोड़ा आपने देखो कॉस्ट कार्ड बनाने सीखे हुए हैं, ठीक है। कॉस्ट कार्ड कॉस्ट में भी सीखे हैं, इंट्रो में भी सीख के आएंगे, मुझे वो नहीं बनवाने ना, यहाँ पे बनवाता है ना, ज़रूरत है कि आपको कॉस्ट निकालनी पड़े वेटेड एवरेज या फाइफो लगाकर, ठीक है ना। निकली हुई फिगर्स होती हैं, बस पता हो एंट्री क्या होती है, ठीक है ना। या तो कॉस्ट पढ़ रहे होते या इंट्रो पढ़ रहे होते, तो आप वो कॉस्ट कार्ड्स बनाते भी हैं, जिसमें आप वो फाइफो एफओ के लिए वो परचेजेस, फिर ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, वो प्लस माइनस कर रहे होते हैं। उसके अंदर 2 मेथड्स हैं, फाइफो एफओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो जहाँ पे उन्हें कर लेना है अलग से। यहाँ पे आपको फिगर्स मैंने निकाल के दे दी हुई, ठीक है। एंट्री करनी आनी चाहिए आपको। भाई जागते रहना यार, आज सोने वाला दिन तो नहीं है यार, आज चांदी वाला दिन है जी। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ अलॉन्ग विद रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस दिन इतनी रुपए की सेल्स थी और इसकी रेलिवेंट कॉस्ट इतनी थी। ये मैंने क्यों दी है साथ साथ,
कोई बता दे, कोई तो बता दे, कोई तो। हाँ जी, परपेचुअल सिस्टम में सेल की एक एंट्री नहीं होती, दो होती हैं। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल से होती है, वो फिगर आपको पता नहीं होनी थी, वो मैंने बता दी है बस, ठीक है। मैक्सिमम आपके यहाँ ये हो सकता है सवाल के अंदर कि ये फिगर ना दे, मार्कअप मार्जिन दे दे। ये दे दे फिगर, ये ना दे, एंट्री मांगे, ये फिगर दे दे, ये ना दे, और मार्कअप मार्जिन दे दे, तो दूसरी आप निकाल सकते हैं ना। लेकिन आज इतना टाइम नहीं था कि मैं उसमें भी भूल जाता। मार्कअप मार्जिन आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, फिगर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 46 वर सोल्ड फॉर 60, विच वर सोल्ड फॉर 60 आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर। सेल रिटर्न भी आ गई, तो एक परचेज है, एक परचेज रिटर्न, एक सेल है, कोशिश मैंने की है मैक्सिमम जो चीज़ें नॉर्मली आती हैं उसमें आ जाए सवाल, ठीक है। फिर गुड कॉस्टिंग 15 वर विदड्रॉन बाय ओनर फवाद राना, लाहौर कलंदर है ना, फॉर हिज पर्सनल यूज। सेम एंट्री विल बी, अच्छा ये एक एंट्री करवाऊंगा, उसके आगे मैंने ये कमेंट डाला है कि सेम एंट्री होती है, बस डेबिट साइड को हम बदल देते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए सैंपल्स भेजें तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, गुड्स रिपेयर के लिए यूज़ कर लें तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, गुड्स फिक्स एसिड के तौर पे यूज़ कर लें, फिक्स एसिड डेबिट। क्रेडिट क्या होना है, बस वो चेंज करना है हमने, ठीक है ना। तो ये मैंने 7 कमेंट डाल दिया। फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92 बिफोर चार्जिंग नॉर्मल स्लैश एनआरवी लॉस ₹34, यानी नॉर्मल और एनआरवी लॉस का ट्रीटमेंट सेम होता है। एनआरवी लॉस भी एक नॉर्मल लॉस ही है। एनआरवी लॉस क्यों आता है, नहीं क्यों जाती है एनआरवी पे इन्वेंट्री? इन्वेंट्री तो एनआरवी तो ज्यादा ही होती है, एनआरवी कम क्यों हो जाती है? कभी कभी ऑब्सोलीट हो जाए, डैमेज हो जाए तो ना रखें। आप दुकान खोल के बैठ जाएं, कोई लेने आया आपको सुबह सुबह, आपके पास जो है वो घी का डिब्बा लेने, आपको 1 मिनट बैठ, मोटरसाइकिल मुझे अपनी दे पकड़ा, मैं अभी फैक्ट्री से लेके आया। ऐसा करते हैं आप? आपको कारोबार करना है तो कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है ना, तो उस चक्कर में फिर थोड़ी सी कभी कभी ओल्ड भी हो जाती है, ऑब्सोलीट भी हो जाती है, पड़े पड़े डैमेज भी हो जाती है, तो दिस इज अ नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट क्योंकि सेम है, तो मैंने कम से कम काम रखा हुआ है ना, असल में एंट्रीज कम से कम हो, काम ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। या नॉर्मल लॉस, क्योंकि एंट्री सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, तो बस एक ही एंट्री से दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। कितना है जी? 34। क्लोजिंग स्टॉक 92 है, लेकिन नॉर्मल और एनआरवी लॉस से पहले वाला है ये, ठीक है, ओके। हाँ, इस मैंने यहाँ पे समझाना था ना असल में कि फलां मेथड के अंदर इसी एंट्री करनी है, दूसरे में नहीं करनी, बल्कि क्लोजिंग को कम करना है, इसलिए मैंने यूँ अलग अलग रखे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 92 है, लेकिन इसमें से अभी एनआरवी लॉस नहीं निकाला हुआ। सिंपल करके सिर्फ सवाल की एडजस्टमेंट्स रखी हैं, सिर्फ एंट्री समझाना मकसूद है ना, ठीक है। और आखिर में क्या है, आग लग गई, और उसकी वजह से जो लॉस हुआ है इन्वेंट्री का, ये अब मैं शायद लिखा नहीं है कहीं कहीं पे, नॉर्मल और एनआरवी लॉस हो, चलो ऑफ इन्वेंट्री है, बहरहाल ये सारे इन्वेंट्री की लॉसेज हैं, ठीक है ना। सवाल जो मैंने बनाया मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। आग लगी है और इन्वेंट्री कुछ जल गई है, वो कितने की जली है? 31 की। कोई इंश्योरेंस हमने नहीं करवाई हुई थी, ठीक है। हाँ, अब नॉर्मल है, आग लगना अब नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या होता है? आपकी दुकान के बाहर लेज लगे हुए हैं, ठीक है, कौवा उठा के ले जाए, या अच्छा कोई हमारा दोस्त ऐसे आए उठा के, इधर से आए तो मेरी वेस्टकोट ले जाए और एक इस जेब में डाल ले जाते हुए, वापसी पे इस जेब में डाल ले, और आके मुझे कहे ये मेरा, ये आपका। ऐसे भी तो होता है ना, इसको शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शॉप लिफ्टिंग, ठीक है। अब आप कहें जी बाहर से जी शॉप लिफ्टिंग हो जाती है, मैं जो है वो अंदर ही रख लेता हूँ दुकान के, तो भाई दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। अंदर रखोगे तो 10 यूनिट बिकेंगे, बाहर रखते हो तो 50 बिकते हैं। तो अगर 50 बेचने के लिए 3-4 शॉप लिफ्टिंग में चोरी भी हो जाते हैं, तो दिस इज़ नॉर्मल लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस क्या होता है। आगे आ जाएं बेटा, आप दूसरी रो में साथ हो जाएं, थोड़ा सा आ जाएं, दूसरी रो में आ जाएं जी। तो नॉर्मल लॉस, शॉप लिफ्टिंग या एनआरवी भी नॉर्मल लॉस, ठीक है। शॉप लिफ्टिंग समझ आ गई है ना। अगर आपको बेचना है चीज़ को तो बाहर रखना पड़ेगा, क्या कर लोगे जी? कैमरे लगा लेंगे, कैमरे दे विच हाथों देने, कैमरा पकड़ लेगा बंदे को, मतलब जिसने आना है उसने लेके जाना है वो ले जाएगा। अब अगर आप ऐसा करेंगे ना कि जी हम अंदर ही रख लेते हैं, तो फिर ये तो आप सेल करने के लिए तो बाहर सजा के रखे हुए हैं आपने, और ठीक है। तो नॉर्मल लॉस और एनआरवी लॉस ये सेम होते हैं, बाकी ये नॉर्मल लॉस है। चलें अब एंट्रीज जी। स्टॉक एक्सपायर हो जाए तो अब नॉर्मल नहीं है, वो भी नॉर्मल है, वो एनआरवी लॉस ही हुआ ना। एक्सपायर होने वाला स्टॉक नॉर्मली दवाई होती है, या ये कोई डेयरी कंपनी का स्टॉक है, तो वो पड़ा ख़राब हो गया, उसमें तो किसी का कसूर नहीं है,
अब वो रखना भी ज़रूरी है बना के, बेचना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट तो पड़ी ही नहीं, रिक्वायर्ड है पास जर्नल एंट्रीज ऑफ लाहौर कलंदर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव डाटा यूजिंग परपेचुअल सिस्टम एंड पीरियोडिक सिस्टम। चलें जी, परपेचुअल सिस्टम की एंट्रीज पहले करते हैं। ये मैं वैसे ही हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे करवा रहा हूँ, वरना देखा था आपने करेक्शन वाला टॉपिक करवा लिया था मैंने आपको, बगैर इसके भी गुजारा चल गया था। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने बहरहाल इंट्रो के अंदर पढ़ा होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। शुरू करते हैं जी। डेट के हिसाब से करते हैं, मैंने डेट्स डाल तो दी हैं, लेकिन एंड वालों पर डेट डालना भूल गया हूँ। चलो एंड पे वो नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, उस पर ईयर मंथ एंड की डेट डाल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यकम जनवरी है जुलाई है 2023। सबसे पहली चीज क्या होगी? ओपनिंग स्टॉक। चलो जी बताओ क्या एंट्री होती है जी, बोले जी बोले, एंट्री बोले जी। नो एंट्री भाई, परपेचुअल सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि यहां पर, अच्छा ये याद है परपेचुअल सिस्टम क्या होता था और पीरियोडिक क्या होता था? मैं याद करवाने के लिए ये सवाल कर रहा हूं। परपेचुअल सिस्टम होता था जिसमें इन्वेंट्री का लेजर बनता था, गुड्स का आना भी रिकॉर्ड होता था, जाना भी रिकॉर्ड होता था, और क्लोजिंग डेट पर एक लेजर ऐसा मौजूद होता था जो ये बता सकता था इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, जस्ट लाइक कैश, जस्ट लाइक फिक्स एसेट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम के अंदर ये सहूलत थी, पीरियोडिक में ये नहीं थी। पीरियोडिक में तो हम परचेज रिकॉर्ड कर, परचेज का अकाउंट बनता था, परचेज रिकॉर्ड करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एंड पे जाके गिनती की क्लोजिंग में कितना पड़ा है, तो एंट्री की स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई, ठीक है ना। तो ये दोनों सिस्टम्स का फर्क था, ओके। बहरहाल परपेचुअल सिस्टम में चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा होता है तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इट वुड appear as BD, brought down balance, in inventory account। भाई एंड वालों नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? थोड़ा सा माजरत, थोड़ा एंट्रीज पूरी करनी है मैंने ताकि कंपैरिजन के अंदर रहे एंट्रीज। पता नहीं अभी भी पूरी तो होती है कि नहीं होती। अच्छा, उसके बाद असल में वो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी है ना। चलें अल्लाह खैर करेंगे जी। नेक्स्ट परचेजेज हुई हैं 278 की, सिस्टम परपेचुअल है, एंट्री बोलिए। परचेजेज डेबिट नहीं करनी, मैं भी यही कह रहा हूं, नहीं करनी, बल्कि इन्वेंट्री, क्योंकि अकाउंट बन रहा है। तो किस दिन चीजें खरीदी हैं जी? 8 जुलाई 2023 पर परचेजेज डेबिट भाई कह रहा है, और इन्वेंट्री पता नहीं क्या कही जा रहे हैं जी। इन्वेंट्री डेबिट, और उधार पे अज्यूम कर लो, कैश कर लो, मैं उधार पे कर लेता हूं। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कितने से? 278। इसका नरेशन अब मैं क्या लिखूं? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं एंट्रियां पूरी लिख लूं। आप कहते हैं मैं नरेशन भी लिखूं। आई कैब ने से आजकल लिखना छोड़ा ही हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद नहीं, गुड्स कॉस्टिंग 30 वर रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा डेट वाइज चलना है, ठीक है, डेट वाइज चलने। मैं तो कह रहा था जरा कोई बात नहीं है, मैंने कौन सा आपसे कॉस्ट कार्ड बनवाना है कि आप डेट वाइज चलना चाह रहे हैं, तो तरतीब से ही चलने दो ताकि सेल परचेज रिटर्न आमने सामने आ जाए, सेल रिटर्न जरा करीब करीब रह जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, परचेज रिटर्न हुई है तो कोई मसला तो नहीं है भाई। अगर परचेज की एंट्री आती है तो परचेज रिटर्न की उसी की उलट होगी। पीरियोडिक सिस्टम में ज़रा डिफरेंट होता है काम, वहाँ पे परचेज रिटर्न का अकाउंट बनता है, यहाँ पे तो वही इन्वेंट्री है। चीज़ों के आने पे भी इन्वेंट्री ने हिट होना है, जाने पे भी, ठीक है। तो चीज़ें वापस भेज दी हमने, इन्वेंट्री कम हो गई, और अब जिसको पैसे देने थे 278, अब उसको 278 नहीं देने बल्कि कुछ 30 रुपये कम देने हैं, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री किस दिन परचेज रिटर्न हो रही है भाई? माजरत के साथ ये अगर डेट थोड़ा सा पहले ये वाली लिख दी है मैंने, सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए परचेज और परचेज रिटर्न, वरना उसूली तौर पे तो पहले सेल की एंट्री आ रही थी डेट वाइज देखा जाए तो, बस ख्याल नहीं आया मुझे, ठीक है। असल में उस वक्त ख्याल यही था कि तरतीब से ही कर लेंगे भी, परचेज हुई, सेल हुई, फिर कुछ रिटर्न हुई, ठीक है। बोलें जी, क्रेडिटर डेबिट
इन्वेंट्री क्रेडिट। अब ये किस चीज़ की एंट्री है जी? परचेज रिटर्न 30 रुपीज़ से, कॉस्ट से, सारी एंट्रीज कॉस्ट से हो रही हैं। इन्वेंट्री अकाउंट भी कॉस्ट पे पड़ा होता है, ठीक है जी। वो अलग बात है कि ईयर एंड पे हम IS2 कहता है इसको चेक करो, इसकी NRV कम तो नहीं होगी, अगर कम है तो फिर इसको NRV पे राइट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ड्यूरिंग द मंथ 17 जुलाई को 280 की चीज़ें बेची हैं, 204 रुपये इनकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ सेल, रिलेटेड सेल की कॉस्ट। किस दिन जी? 17 जुलाई 2023 को। क्या यार 17 ही गल पै गए जी। डेटर डेबिट, कैश डेबिट कर सकते हैं, कोई नहीं, सवाल खामोश है। बहरहाल डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट टू तुसी, ठीक है जी। और साथ ही दूसरी एंट्री करनी है आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? 204। तो परपेचुअल सिस्टम में सेल्स की 2 एंट्रीज होती हैं, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में आपको उस्तादों ने बचपन में सिखाया होगा कि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है, और चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो इन्वेंट्री का आना अपनी डेबिट साइड पर और इन्वेंट्री का जाना किसी भी सूरत में हो, चाहे वो बिक के जा रही है, चाहे वो जल के जा रही है, चाहे वो चोरी होके जा रही है, चाहे वो ओनर घर लेके जा रहा है, ठीक है, चाहे वो रिटर्न हो रही है, इन सब सूरतों में इन्वेंट्री का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। यानी इन्वेंट्री का आना किसी भी शक्ल में है, जैसे सेल रिटर्न में इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री का आना किसी भी शक्ल में है, वो इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करना है, और इन्वेंट्री का जाना किसी भी शक्ल में है, वो खैर से हो या खैर के बगैर हो, ठीक है, वो इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करना है। मतलब खैर से जाना क्या होता है? गुड्स का बिक गई, ठीक है, ओनर घर लेगा, ये भी खैर ही है, लेकिन जल गई, चोरी हो गई, लॉसेस, ये सही नहीं, ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला, ओके डन। फोटो खींचनी है उसकी? हाँ, कौन सो रहा है भाई? जाग रहा है वो, एक आंख मुझे उसकी नजर आ रही, दूसरी नहीं नजर आ रही, वो उसने वो वाली बंद करके सो रहा होगा वो। अच्छा लें जी, गुड्स कॉस्टिंग 46 विच वर सोल्ड फॉर 60 आर रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 23 जुलाई। भाई परपेचुअल सिस्टम में अगर सेल की 2 एंट्रीज है ना, तो सेल रिटर्न की भी 2 ही एंट्रीज होंगी, ठीक है। किस दिन चीजें वापस आई हैं? अच्छा, सेल रिटर्न की एंट्री तो आपको आती है मशहूर जमाना, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। ये सेल की अमाउंट से, देखो सेल की फिगर सेलिंग प्राइस से और ये कॉस्ट से, ऐसे ये सेलिंग प्राइस से और फिर इसकी वापसी कॉस्ट से, ठीक है। तो सेल प्राइस कितनी थी जो चीज़ें बिकी थी जो वापस आई हैं? 60 रुपये की बेची थी और इनकी कॉस्ट कितनी थी? 46, ठीक है। तो 60 से सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, और साथ ही हाँ चीज़ें वापस आ गई हैं, इन्वेंट्री बढ़ गई है, और अब ये चीज़ें सेल नहीं हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी इनको निकाल लो, तो एंट्री बनी, दोनों का रिवर्सल है, इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री डेबिट। देखो कॉस्ट बढ़ी थी, इन्वेंट्री कम हो गई, एक्सपेंस बढ़ा था, एसेट कम हो गया था, यहाँ पे एसेट वापस बढ़ा दो, एक्सपेंस कम करो, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल अब नहीं रही, ये चीज़ें वापस आ गई हैं। तो इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 46। ये फिगर्स मैंने आपको निकाल के दी हुई, आपने बचपन में तो ये निकालनी भी सीखी हुई हैं भाई, कॉस्ट कार्ड के अंदर। कभी भी नहीं करते हम तो, बचपन में तो ये सिखाया गया आपको, पता नहीं आप बचपन में आते आते आप भूल क्यों गए हैं कि हम सेल रिटर्न होने पर सेल रिटर्न का अकाउंट बनाते हैं, परचेज रिटर्न के होने पर परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाते हैं, सेल अलग रखते हैं, परचेज अलग, सेल रिटर्न अलग रखते हैं, परचेज रिटर्न अलग, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगते हैं तो फिर सेल रिटर्न को सेल से नेट, परचेज रिटर्न को परचेज से नेट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद की होया, ओनर घर ले गया चीज़ें, ये तो एंट्री मशहूर ज़माना सीखी हुई है आपने, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है करेक्शन के टॉपिक में, करेक्शन के टॉपिक के लिए है ना आपको रिवीजन, कोई 1-2 नंबर शायद इस डिस्कशन से भी, भाई ये फाइट एक नंबर की होती है, 1-2 नंबर भी आज की डिस्कशन से मिल गए तो बस आज का मिलना ही हलाल हो जाना है,
ऐसे ही है, ठीक है जी। किस दिन ले गया ऑनर, नहीं लिखा हुआ है? चलो फिर अब मैं ये सारी डेट्स पे कर दूं, मतलब 31 जुलाई कर दूं, खुद से ना करें, फिर अज्यूम कर ले तो मैं मंथ एंड के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। मंथ एंड पे आके उसने देखा, ओहो नहीं, मंथ एंड पे उसने कहा यार ये ज़रा 2 डबल रोटियां रख दो, गोरमे का ये ओनर था, 2 डबल रोटियां यार गाड़ी में रख दो। साथ ही उसको बताया गया कि जी अपना कुछ डबल रोटियां ख़राब भी हो गई हैं, पड़े पड़े उनको उल्ली लग गई है, तो एनआरवी वो तो बिल्कुल ही टोटल लॉस हो गई है। खैर वो भी एनआरवी लॉस ही कहलाएगा, ज़ीरो हो जाएगी ना एनआरवी उसकी, ठीक है। खैर तो जी एनआरवी लॉस भी है। और वो जी वो आग लगी थी ना, तो वो 2 लेज़ के पैकेट भी जल गए थे, ठीक है जी। वो ऐसे शॉर्ट सर्किट हैं, बड़ी स्पेसिफिक आग लगाई है, फिगर्स बहुत छोटी हैं, ठीक है। ये वही आग है स्पेसिफिक जो तुम बोल के मुझे लगाते हो, स्पेसिफिक आग लगाते हो जी। तो ड्राइंग्स की एंट्री बोलो, ड्राइंग्स डेबिट किस दिन, मैं 31 जुलाई लिख रहा हूं। ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, हमेशा ये एंट्री किससे होगी, कॉस्ट से। कितनी जी कॉस्ट थी गुड्स की, अच्छा 1 डबल रोटी लेकर गया जी। अच्छा अब इधर देखो, मैंने ये कहा कि ये एंट्री, बस एंट्री ये देख लो, अगर ये ओनर घर ले गया गुड्स तो ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर यही आपने किसी कस्टमर को फ्री में सैंपल के तौर पे दी है, मशहूरी के लिए है, ये एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और अगर यही डबल रोटी आपने अपने ऑफिस में एसी रिपेयर करने में यूज़ कर लिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का काम स्पेयर पार्ट्स बेचना है और आपने अपने कुछ स्पेयर पार्ट्स यूज़ कर लिए रिपेयर में, ठीक है, तो अगर आपने अपने बिजनेस के किसी एक्सपेंस के अंदर उसको, और यार चलो डबल रोटी अपने स्टाफ को खिला दी है लंच के अंदर, तो लंच एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, नॉर्मली आता सवालों में रिपेयर वगैरह ना, ठीक है। तो अगर वो रिपेयर कर लिया अपना इन्वेंट्री, सेलिंग वाला इन्वेंट्री आइटम आपने उठा के अपने बिजनेस के अंदर कोई यूज़ कर लिया है, तो उसको उस एक्सपेंस के हेड में डेबिट करो, कैश नहीं गया, इन्वेंट्री गई है, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। और अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री आइटम थी जो यूज़ करने से कई साल फ़ायदा दे सकती है, हम एसी बेचते थे, उठा के लगा दिया और अपनी दुकान में उसको चला दिया, तो ये एसिड बनाना है, तो इसमें भी एंट्री यही होगी, फिक्स एसिड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कि ये तो फवाद राना ले गया था ना ओनर लाहौर कलंदर का घर, लेकिन अगर सेम एंट्री होगी विद चेंज ऑफ डेबिट साइड इज मेड फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टीजमेंट सैंपल्स, यानी फ्री सैंपल्स, या गुड्स यूज्ड इन रिपेयर्स, या गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट, तो एंट्री सेम रहेगी, बस करनी कॉस्ट से, ये याद रखना है, ठीक है। और डेबिट को बदल लेना है, क्रेडिट एंड इन्वेंट्री ही नहीं होना है इस सिस्टम में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92 बिफोर चार्जिंग नॉर्मल लॉस, एनआरवी लॉस ऑफ 34। अब परपेचुअल सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम में एनआरवी लॉस हो, नॉर्मल लॉस हो, जो मर्जी लॉस हो, हमें हर एक को रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंट्री मतलब बेसिकली रिकॉर्ड तो अदर वे राउंड भी होता है, एंट्री करना लाजमी है यहाँ पे। उसकी वजह है इन्वेंट्री अकाउंट का बनना। इन्वेंट्री अकाउंट चूंकि बन रहा है तो इन्वेंट्री का हर आना और हर जाना ये रिकॉर्ड होना है, ठीक है। भैया अब एक्स्ट्रा काम इधर ना, अब एक्स्ट्रा क्लास नहीं करवाना था, शक्लें क्यों बना रहे हो? ये किसी टॉपिक में है, सिलेबस में है? ये नहीं है ना सिलेबस में, बस फिर अब चुप करके करो सिलेबस वाली चीज़ें, इसीलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे कर ले, ऑर्डर तो नहीं ना वो फॉलो होना, वो ऑर्डर तो बस ऐसे ही जी। 31 जुलाई को ही स्टॉक काउंट किया तो पता लगा कि नॉर्मल लॉस, कुछ डबल रोटियाँ बंदे लेकर निकल गए वहाँ से, या कुछ अब नॉर्मल लॉस हुआ है, आग शाग लगी है, तो इनकी एंट्रीज करनी है। तो फिलहाल मैं नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की एंट्री करने लगा हूँ। तो मेरे बच्चों, नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस, मैंने कहा नॉर्मल लॉस, नाम ही क्या है नॉर्मल लॉस, सेल्स के लिए करना पड़ता है। आप लेस बेचना चाहते हैं 50 महीने के, तो बाहर 55 ही रखेंगे आप टोकरी में, ताकि 5 कोई उठा के ले भी जाए तो कोई मसला नहीं, मेरे 50 तो बिक जाए। अगर आप उनको छुपा के अपने विशेष दर से अंदर रख लोगे तो अंदर 5 भी नहीं बिकने, 10 भी नहीं बिकने। तो इसका थोड़ा बहुत जो शॉप लिफ्टिंग हुई है वो किस लिए हुई है? ताकि आप सेल्स कर सकें। तो इसलिए कितने बेचे आपने लेस? 50।
50 लेज बेचने की कॉस्ट, 50 लेज नहीं है, 50 लेज बेचने की कॉस्ट 55 लेज है। ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, इसको अब नॉर्मल नहीं कह सकते आप, ये आपके इस प्रोसेस का हिस्सा है, ये रूटीन है इस बिजनेस की, ये रूटीन है। अगर बाहर नहीं रखेंगे तो बिकेगा नहीं, बाहर रखना जरूरी है, और बाहर रखेंगे तो जो मर्जी कर लें, इक्का दुक्का निकल ही जाते हैं बीच में से शॉप लिफ्टिंग से, तो ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है। एनआरवी लॉस भी यही है, आपको स्टॉक रखना जरूरी है बेचने के लिए, रखेंगे तो बिकेगा, जब ग्राहक आएगा उसको चीज मिलेगी तो अगली बार दोबारा आएगा, नहीं तो कहेगा यार इधर जाना चक्कर ही पैदा है, दूसरी दुकान दे चलो। तो स्टॉक रखने की वजह से कभी कभी ऑब्सोलीट भी हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है, तो ये नॉर्मल लॉसेज है, ठीक है। तो मैंने बड़ी आसान सी एग्जांपल दी आपको कि 50 लेस बेचने की कॉस्ट क्या है, 55 लेस, तो 50 लेस की सेल की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनी, 55, यानी मैंने 5 लेस की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना दिया, ठीक है। नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनते हैं, नॉर्मल लॉस एनआरवी लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनते हैं, अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनते। क्या मतलब, मुझे 50 लेस बेचने के लिए 2 लेस जलवाने भी हर महीने जरूरी हैं, आग लगेगी तो वो बिकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पे आपने लिख लिया होगा, मुझे पता है ऐसे स्टार लगाया होगा और आपने लिख लिया होगा नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होते हैं, जबकि ए बी नॉर्मल लॉस ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं होता। लेकिन लॉस तो है ना, तो इसको कहाँ ले आते हैं, बल्कि ये पीएनएल में, पीएनएल में जीपी के बाद आता है, ठीक है जी। ये जो मैंने लिखा है ना, मैंने बोला भी है, अब मुझसे ना पूछना क्या लिखा हो, फिर सुन लो। एनआरवी लॉस है नॉर्मल लॉस, ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होता, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी के बाद नजर आता है, ओके। और भाई घर वालों ने यार बड़ी मुश्किल से, अब ना छेड़ो मुझे, अच्छा तो नहीं बता देते सीटी बजा के, फिर सारी बात, पर्दा अल्लाह ने रखा हो तो रखा रहने दो, बदतमीजो जी। इधर देखो आमिर भाई, आखिरी क्लास है, आ जाएं आप यार, मतलब वैसे वो सही कर रहा होगा, लेकिन ऐसे तो ना एंडिंग तो ना कराएं ऐसे, आ जाए जरा, सा निकल गया ताड़ा, आ जाओ, निकल ही ना जाए, ओके। अच्छा जी, एनआरवी लॉस नॉर्मल लॉस कितना है, 34 का, तो एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एनआरवी लॉस है, मैंने कहा इसको कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाओ, यानी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाओ, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और इन्वेंट्री की वैल्यू लूज हुई है, एनआरवी लॉस वगैरह, तो इन्वेंट्री कम होगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, तो ये नॉर्मली नहीं आता आपके सवालों में, ठीक है जी। आपके सवालों में ज़रा फेवरेट आई कैप का जो होता है वो अब नॉर्मल लॉस ही होता है। बहरहाल नॉर्मल लॉस की या एनआरवी लॉस की एंट्री ये होती है, ये नॉर्मल लॉस था, एनआरवी लॉस था, ठीक है। और अगली बात, अगली एंट्री तो आपकी फेवरेट है, क्या भला, अब अच्छा आप कहोगे ऐसे सर 92 हो गया, इसमें से 34 आपने निकाल भी दिया है, बाकी क्लोजिंग वो देख लेते हैं, क्लोजिंग की एंट्री भी यहाँ पे नहीं करते, परपेचुअल सिस्टम है ना, ओपनिंग की एंट्री है ना क्लोजिंग की, ओपनिंग बीडी है तो क्लोजिंग सीडी है लेजर के अंदर, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग की आपको पता है, लेजर बन रहे हो तो आज तक कभी हमने एंट्री नहीं की, ठीक है जी। एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू आग 31 है, नो इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, लेकिन मैं एंट्री फिर भी पूरी कर देता हूँ, ये भी मैं 31 जुलाई को ही आग लगा रहा हूँ। आग डेबिट, बेटा ये आग डेबिट करा ना, ठीक है, कैश या खामोशी है ना क्लास में, रहने दो, वरना मैंने खामोशी को नहीं खत्म होने देना, तुम्हें खत्म होने देना जी।
कैश या इंश्योरेंस क्लेम कोई नहीं है जी, चक्कर ही कोई नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह कोई नहीं करवाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्वेंट्री कितनी थी जो जल गई? इन्वेंट्री 31 रुपए की हमारी स्वाह हो गई, तबाह दे। हाँ पठानो, इन्वेंट्री तबाह दे 31 को, और सारे का सारा आपका क्या बन गया? लॉस। ये लॉस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने बैलेंसिंग निकाला है इस एंट्री में। और आखिरी बात करता चलूं, 31 जुलाई पर क्लोजिंग स्टॉक की भी नो एंट्री। अब चलो मैं पूरी तफसील लिखता हूं, किसी को नजर आ जाए तो ठीक है, वरना सुन तो लें। नो जर्नल एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मार्कर यार चेंज करो, नो एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट वुड अपीयर एज, अपीयर नहीं, अपीयर लिख लें जी अगर नजर नहीं आ रहा तो, इट वुड अपीयर एज कैरी डाउन इन इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है जी, कुछ अफाका हुआ है। अच्छा जी, अब इससे अगली कहानी जो है ना, वो आपको पता है वो होती है लेजर, और फिर ट्रायल, और फिर इनकम स्टेटमेंट, और फिर बैलेंस शीट। लेकिन इतना टाइम आज नहीं है। आपके लिए बना के लाए हैं भाई, आपके भाई। ये ना कहना आप सर आप क्यों नहीं बना के लाए? अच्छा यार आजा यार, की हो गया रशीद। अच्छा बच्चों इधर देखो, इन्वेंट्री का लेजर बनता है इस सिस्टम में, आपको नजर आ रहा है ये एंट्री इन्वेंट्री में पड़ रही हैं। इधर देखो, ओपनिंग की एंट्री नहीं है, तरतीब से देखते जाओ, ब्रॉड नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है। इससे बेहतर अब मैं कुछ कर मैं चाहता हूँ सारी पिक्चर सामने रहे, ठीक है भाई। एंड वाले भाई नजर आ रहा है? आज तो आप बिल्कुल ही कोने पे चले गए, सोना नहीं है वहां पे, कोने वाला भी ना सोए जी। इन्वेंट्री डेबिट ओपनिंग है, ठीक है, डबल एंट्री नहीं है, ठीक है। बीडी आ गया आगे, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। मैंने सिर्फ इन्वेंट्री का लेजर बनाया, क्रेडिटर भी बन रहा होगा। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, जरा तरतीब डिफरेंट होगी, चलो क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 30 से। नेक्स्ट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये एंट्री मैंने प्रेजेंट नहीं की यहाँ पे, पता है आपको डेटर और सेल का लेजर बनाना आता है, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा तो इस सिस्टम की खसूसियत एक ये भी है, कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी साथ ही बन रहा होता है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 204 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 204 से। सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, हाँ सेल रिटर्न का लेजर भी आपको बनाना आता है, भाई को भूला हुआ था मैंने याद करा दिया है, और डेटर का तो पहले ही बन रहा था, ठीक है। और ये हम यूज कर रहे हैं आज। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल वापस आई है, इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री डेबिट 46 से, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 40 से। अल्लाह करे सोल्यूशन सही रहे। बताया ना आपको कि रात को चीज़ें चल रही होती है तो फिर कभी कभी आंख भी लग जाती है बंदे की। यहाँ पे पहुँच गए जी, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 15 से। ये क्या है? नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, ठीक है। यानी असल मुझे यूं लिखना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ सेल और ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस,
P&L ब्रैकेट में अब नॉर्मल लॉस, लेकिन आपको पता लग रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं आपको पता नहीं लग रहा। इसके साथ P&L लिख दूं तो चलेगा काम? चले। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री रेट हो गया जी। ये नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की एंट्री ये होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में भी नजर आएगा। और इसकी एंट्री देखो, P&L के अंदर लॉस डेबिट, P&L के अंदर जीपी के बाद, हमारे इधर कोई नहीं आया कॉस्ट ऑफ सेल में, P&L में लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 31। ये अब नॉर्मल लॉस है। नहीं दिल मांगा मेरा, मुझे लिख लेने दो। यहां पे भी लिखा जाता है, इस आजकल दौर बदल गया। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस। ओके, अब सारी एंट्रीज हो गई। क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, बल्कि क्लोजिंग को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकला कितना? 58। ठीक है, अब ये भी क्लोज हो गया, इसका भी क्लोजिंग निकला बैलेंसिंग। हाँ, लेकिन ये ट्रायल में जाता है जहां से प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, पर इस क्लोजिंग का मतलब होता है ट्रायल में चली गई चीजें। ठीक है ना। अब इस सिस्टम में मेरे दो क्लोजिंग बैलेंसेस निकले, एक इन्वेंट्री है और एक कॉस्ट ऑफ सेल है। तो जब ट्रायल में लेकर गया तो ये डेबिट नजर आ रहे हैं। तो एक रूल लिखवाया था आपको एनपीओ के सवाल करवाते हुए कि अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल दिखेगी तो ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक क्लोजिंग होगा। ठीक है, सही है। और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। आज इसको हमने प्रूव भी कर लिया। वजह ये होती है, ठीक है, यूं कह सकते हैं कि एक तरह से परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो रहा होता है। कह सकते हैं अगर ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री क्लोजिंग आ जाए तो मतलब वो फिर परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी हमने तो जो मर्जी करते रहे, हमने परपेचुअल की तरह से बनाया, तो उसको हमें आसानी ही बड़ी थी। हम इन्वेंट्री का अकाउंट में आते थे और उसमें ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकालते थे। आज ये देख लिया कि मैक्सिमम, देखो ना, ये कोई एक करेक्शन ऑफ एरर नहीं तैयार कराया मैंने आपको। एनपीओ का टॉपिक भी तैयार हुआ है इससे, कैश फ्लो का टॉपिक भी तैयार हुआ है इससे, कि अगर ये चीज़ें आ जाएं, यही लॉसेस वाली एडजस्टमेंट आ जाए, कैश फ्लो का सवाल कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, इन्वेंट्री का लेजर बना रहे होंगे, और बोलो तो ये चीज़ें इसमें आना पता तो होना चाहिए ना कि कैसे आती हैं। तो वो चीज़ें आ गई हैं। आप अब वो क्लोजिंग आपने आज बैलेंस ही निकाला है, सवाल में क्लोजिंग दिया हो सकता है कैश फ्लो के सवाल में, और सारा कुछ उसने बताया हो, और कॉस्ट ऑफ सेल आप बैलेंस ही निकाल रहे हो। काम तो वैसे ही करना है आपने। तो ये हमने 3-4 टॉपिक्स को तैयार किया। बहरहाल ज़रूरत थी तो मैंने रिवाइज कराया, नहीं तो एडा मैं चंगा। अच्छा, अभी तो देखो, इस ट्रायल से रेडी स्टेडी एप्पल गो चीज़ें हैं। ठीक है ना। मैंने ये सेल बनाया नहीं था लेजर, लेकिन पता है आपको सेल 280 रुपये की हुई थी। मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि जीपी नज़र आ जाए, ताकि दूसरे मेथड में भी जीपी कंपेयर करके हम कह सकेंगे मेथड के बदलने से प्रॉफिट नहीं बदलता। ठीक है ना। ये परपेचुअल सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम से, ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल गया? सेल्स तो 280, पता ही आपको सेल्स हुई थी। ठीक है, वहीं खड़े रहो। तुम्हें किसने कहा आज बैठने का? कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, उठा के यहाँ पे लिखी माइनस, और ये क्या आ गया? जीपी। अब एक चीज मैंने नहीं डाली यहाँ पे, वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि वो जीपी के बाद आता है। ठीक है ना, आ जाएगा इधर, कोई मसला नहीं। ओके, सही है। यहाँ तक कोई मसला? अब दूसरे सिस्टम पे चलें। मार्कर है कोई मुझे देने के लिए? पहले कौन सा था? ये पहले वाले हैं? नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल पूरा होने तक तो खड़े रहो ना। नजर नहीं आ रहा ना तुम्हें तो नजर आना ही पेपर में है। बच्चे कह रहे थे सो रहा था, उठ नहीं रहा। मैंने कहा उसकी आंख पर्चे में जाके खुलेगी। उठाया ही नहीं यार। ये तू तो यार मेरी तरह वाला मरीज लगता है भाई। आजा यार, तू और मैं एक ही मर्ज के मरीज हैं। आजा आगे। इधर बैठाओगे इसको या कोई मसला तो नहीं? थोड़ा इधर। तबीयत ठीक है आपकी? तुम्हारी तबीयत ठीक है, इसकी मैंने करनी है। ये बैग किसका है? इसने फीस दी हुई है? बताओ इसे। बस ठीक है, बैग नीचे रख लो, भाई को उधर ज़्यादा दूर ना करो। अच्छा जी, पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग की भी एंट्री होती है, क्लोजिंग की भी एंट्री होती है, लेकिन एंड पे करेंगे। ठीक है, ओपनिंग की तो मैंने सीखी नहीं ना सारी जिंदगी के अंदर एंट्री। हाँ, बस मुझे क्लोजिंग की एंट्री आती है, बस मुझे पता नहीं है। बस मुझे आज सर ने बताना है तो मुझे क्लोजिंग की एंट्री का पता लग जाना है। ठीक है, वो मुझे आती है, और ओपनिंग की एंट्री हमने उसके उल्टा आकर। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखते होते हम। अच्छा, चलिए शुरू करें काम जी, बिस्मिल्लाह करें। अब डेट वो मैंने लिखी हुई है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। आमने सामने एंट्री से कुछ तो फ़ायदा लेने दो।
अच्छा जी, सिस्टम कौन सा हो गया? पीरियोडिक, पार्ट बी। ये पार्ट ए था, ये काम मैंने वो घर पे कर लिया ना। आपको ज़रूरत तो इन चीज़ों की है, बाकी इसका रिजल्ट क्या होता है चलो वो भी पता होना चाहिए, वो मैंने वहाँ बना लिया था। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुई हैं चीज़ें? फ़ायदा हुआ या नहीं? वैसे वेस्टेज ऑफ टाइम, एक दो एडजस्टमेंट भी आ गई तो ये मेहनत आपकी हलाल है। यानी कि इस सवाल को आपने एक बार किया है, बस एक बार रिवीजन के अंदर इसको दोबारा कर लेना। हैंड आउट आपके पास है, सवाल है, सोल्यूशन आ गया, बस वो ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ एंट्रीज कर लेना। उसकी तस्वीर मैं एंड पे खिंचवा देता हूँ आपको, ठीक है? या फिर क्लास के बाद वो भी हैंड आउट में दे दूंगा सोल्यूशन, जो वो वहाँ पे काम किए हुए हैं ना, वो जहाँ वो हैंड आउट दे दूंगा मैं, ठीक है? अच्छा जी, 8 जुलाई को क्या हुआ था? परचेजेज हुई थी। अब सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक में इन्वेंट्री का लेजर बनता है? नहीं बनता, परचेजेज का लेजर बनता है। तो फिर परचेजेज रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री बनेगी परचेजेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट जी 278। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ चीज़ें वापस आ गई हैं और तुमने बोलना शुरू कर दिया है कि इतनी सुकून से क्लास क्यों चल रही है। यकीन मानो मुझे लग ही नहीं रहा ये क्लास। असल में सुबह वालों के भी असरात हैं जो आज आपके बीच में बैठे हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं ना वो। आज मैंने कह दिया सबके सामने, चुप कर जाओ। अब देखा ना, देख अब बोल कौन रहा है, देखो बोल कौन रहा है। मैंने सुबह वालों की तारीफ किया, देखो बोल कौन रहा है, दूसरे वाले। अच्छे भले चुप बैठे थे, मैं भी डेमुआ नु छेड़ बैठा हुआ। डेमू समझ तो, डेमू भीड़ जिसको कहते हैं, हाँ वो पीले कलर की। अच्छा जी, वैसे वो ब्राउन कलर के भी होते हैं। ओ वो तो डंग मार देना भाई, चस आ जाती है। ओके चलें, मैंने कहा जरा सोते सोते महसूस हो रहे थे। जाग रहे हैं सारे हाइब्रिड वालों? हाथ हिला के बताओ कौन कौन सो रहा है। सब सो रहे हैं। ओ नो, वापस आओ। गुड्स वापस हुई हैं, पीरियोडिक सिस्टम है। एंट्री बता दे कोई ना बताए भाई, बताए। हाँ हमने वापस की। क्रेडिट बोला है आपने, सही बोला है। चल भी बाकी मुझे पता है। क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज पाकिस्तान रेलवे, नहीं सॉरी, परचेज रिटर्न। तो परचेज का भी लेजर बनता है, फिर परचेज रिटर्न का भी बनता है। यहाँ पे इन्वेंट्री की तरह से एक अकाउंट में सारे काम नहीं चल रहे। कितनी कॉस्ट थी जी इसकी? 30। तो बस अल्टीमेटली पता यही चलना है इतनी देर के बाद कि यार इतनी बात सर बता देते एक एंट्री करके कि यार जहाँ जहाँ इन्वेंट्री आ रहा है वहाँ परचेज डाल देना तो काम हो जाना था। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें। नेक्स्ट है जी 17 जुलाई को सेल्स हुई हैं। सेल्स हुई हैं, पीरियोडिक सिस्टम है, सेल की अकेली एंट्री जो बचपन से आप करते आए थे, यहाँ तक कि इन्वेंट्री के टॉपिक पे पहुँचे और आपका त्राह निकल गया इंट्रो में कि हम तो आज तक डेटर डेबिट सेल क्रेडिट ही करते थे, ये क्या नई चीज़ आ गई, याद आ रहा है? तो पीरियोडिक सिस्टम ही नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके अंदर सेल की एक ही एंट्री होती थी, वही एक एंट्री आप करेंगे, वो एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ऐसे देख रहे आज ये क्लास ख़त्म ही ना हो, चलती जाए चलती जाए चलती जाए। ओके नेक्स्ट। इतनी जल्दी नहीं चाय मिलती, उसके लिए तो कमाई करनी पड़ेगी आपको आज का दिन पढ़ के। अच्छा सुने, नेक्स्ट क्या है? गुड्स रिटर्न हुई। अच्छा देखो, सेल की एक ही एंट्री हुई है, कोई दूसरी एंट्री नहीं है, नो एंट्री दूसरी वाली। चीज़ों का जाना कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। पीरियोडिक सिस्टम की तरतीब ये होती है, परचेज करते रहो रिकॉर्ड करते रहो, जाते वक्त कोई ना रिकॉर्ड करो, एंड पे जाके क्लोजिंग काउंट करके स्टॉक निकालो और एक बार स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर दो, आपकी एंट्री हो गई। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह से निकलती है, ठीक है ना? तो कोई चीज़ों के जाने पे। और ये परपेचुअल सिस्टम भला कौन सा होता है? ये ज़रा अच्छे स्टोर्स पे जाओ ना, तो उन्होंने वो सेल के वक्त वो काउंटर के ऊपर रखे होते हैं वो स्कैनर जो टीट 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 कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हर टीट का मतलब होता है चीज़ों का जाना रिकॉर्ड हो रहा है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो, परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं वो, ठीक है ना? और जो आपके मोहल्ले के उधर दुकानदार बैठा हुआ है
तो उसके वो बेचारे को तो हाल ही बुरा हुआ होता है, यार चीनी बढ़ाई यार, क्यों बढ़ाई यार, फलां चीज़ दे दे, फलां चीज़ दे दे। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने क्या चीज़ कितनी रखी हुई थी, और उससे जाकर मुझे स्टॉक कितना, तो कहते हैं भाईजान शाम को आना, आप माना ऑल्टरो मुझे अकाउंट्स बना के देने लगे, वो शाम को आना, मिल के काउंट कर लेंगे, चावल तोल लेंगे, साबुन गिन लेंगे, टूथपेस्ट देख लेंगे। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है मेरे साथ, आप देख नहीं रहे हो, मैं कैसे कह सकता हूँ। खरीदते हो तो मैंने देखा था कि इतने चावल लाया, इतनी चीनी लाया, इतने साबुन लाया, इतने शैम्पू लाया, लेकिन जाते हुए मुझे कोई होश नहीं था। अगर आपको पता करना है कि मेरा स्टॉक कितना है, तो आपको आकर फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। जबकि परपेचुअल सिस्टम के अंदर हर वक्त अवेलेबल है इन्वेंट्री का लेजर, जो किसी भी वक्त बता सकता है, जैसे कैश का लेजर बता सकता है हर वक्त कितना कैश पड़ा है, क्लोजिंग निकाल लो। तसल्ली करनी है तो फिजिकल काउंट करो। ऐसे ही परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर पड़ा है, हर वक्त तैयार है ये बताने के लिए कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, तसल्ली के लिए गिनती कर लो। पर इधर कोई ऐसा काउंट नहीं होता जो ये कहे कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। इसलिए स्टॉक की शॉर्टेज इसमें ढूंढनी भी मुश्किल हो जाती है, अगर कोई है तो। एंड अभी पता लगता है जाके सब कुछ ही चार्ज हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल को। खैर चलें, छोड़ें, हम वापस आएँ। सेल्स की एक ही एंट्री हुई, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अब वापस आएँ, जल्दी से इधर देखें फिर क्या हुआ है। सेल्स रिटर्न हुई हैं। अब 46 को छोड़ो भाई, पीरियोडिक सिस्टम है, चीज़ों का आना रिकॉर्ड नहीं करना हमने। कुछ था, मैंने कहा आपने थोड़ी देर बाद ऐसे टपने लग जाना है, मतलब कोई ना कीड़ा ही होता है ना, डर जाते हैं। अच्छा 60 सिर्फ 60, कॉस्ट को छोड़ो। सेल रिटर्न की एंट्री कोई भी नहीं बताएगा, मेरा दोस्त बताएगा। आज बता दो, अब ये मैं खुद बता देता हूँ। सेल रिटर्न है। अच्छा ये तुम्हारा वही हिसाब है, बचपन में पूछते थे ना उस्ताद, तो कायदे आज़म का मजमून याद करके आने, अगले दिन पूछते कायदे आज़म का मजमून सुनाओ, तो सर कायदे आज़म, हाँ जी सर। अच्छा कायदे आज़म सर, कायदे आज़म जो हैं वो 25 दिसंबर को 1900, कायदे आज़म जो हैं वो ऐसे ना करो यार, एंट्री ऐसे आनी चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सर, बानी है पाकिस्तान। अब बीच में सोच रहा है कि है क्या, मैं क्या रट्टा लगाया था। ऐसे नहीं यार, एंट्री सेल रिटर्न की तो इतनी सादा एंट्री है कि मेरे मुंह से अभी सेल निकला होता, रिटर्न से पहले आपकी एंट्री आ जानी चाहिए थी। सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। आज खुला टाइम है, सिलेबस खत्म है, आज गपशप लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। आम दिनों में तो हालत ही कोई नहीं होती, हर मिनट का हिसाब चल रहा होता है जी। वैसे तो अल्लाह पाक हिसाब लेंगे ये टाइम का, पर आप काम में ले आए, शुक्र है। मसरूफ रखा करें खुद को। 60, 10 मिनट की तुम्हें ब्रेक है, जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, निकल जाओ इस क्लास से। ब्रेक अब 11 बजे ही होनी है। पार्ट 1 ख़त्म हो गया है, अभी ना ख़त्म करें, 1 मिनट रुक जाएं। कितनी देर की होगी वैसे? 1 घंटा। अभी तो नॉर्मल क्लास जितना नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। 1 घंटा 45 मिनट से पहले तो कोई ये बोलना भी जायज़ नहीं था आपके लिए, ज़रा ब्रेक दे दें। अच्छा जी, और ब्रेक ब्रूक कोई नहीं है, चुप करके बैठ जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? गुड्स कॉस्टिंग इतने बार विदड्रॉन, ड्राइंग्स की एंट्री। हाँ बस इतना सा फर्क है जी, ड्राइंग्स डेबिट। अच्छा बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। फिक्स एसेट बना लिया, फिक्स एसेट डेबिट, परचेज क्रेडिट। सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। यानी कि वही काम है, बस इन्वेंट्री को रिप्लेस किया है हमने परचेजेस से। यू आर बोरिंग, आप बोर हो रहे हैं? इसकी अंग्रेजी की उर्दू ये है। अच्छा जी बोले, मेरी अंग्रेजी है, मेरी मर्जी है भाई, आप लोगों को क्या। अब मैंने नहीं बोल रहा हूँ यू आर गेटिंग बोर्ड, यू आर बोरिंग, आसान अंग्रेजी। आप बोर हो रहे हैं, नॉट बोरिंग जी। उसके बाद इधर देखें, नेक्स्ट क्या है? एनआरवी लॉस या नॉर्मल लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट गल, पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की, सर आप ऐसी बातों में कर रहे हैं। पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की एंट्री नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं? हम ना फिजिकल काउंट से स्टॉक निकालते हैं ना, जैसे वो 92 कितना निकला हुआ, 92 था, हम उस स्टॉक को कम करते हैं। जब हम स्टॉक की फिगर को कम करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने वाली फिगर है। अभी दिखाता हूं, मैंने बनाया हुआ है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो जीपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। जब हम स्टॉक को कम करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने वाली फिगर होती है, ठीक है ना। तो जब माइनस होने वाली फिगर कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम
नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की एंट्री नहीं करते। हम करते क्या हैं फिर? हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है और लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। ठीक है, जरूरी बात है, हंसी की मुझे भी बताओ। तो यहां पे आपने एक और स्टार लगाया अब, और क्या लिखा? पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस और एनआरवी लॉस की एंट्री नहीं होती। मैं नहीं को इसीलिए ब्रैकेट में लगाया कि आप नहीं को छोड़ के सिर्फ होती पे जोर दे रहे हैं। होती नहीं है, नहीं होती, होती नहीं है, नहीं होती। अच्छा, तो पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती। अब हम करते क्या है? हम फिर अगर नहीं होती तो एंट्री, लॉस तो है ना, चार्ज तो करना है ना, फिर वो कैसे करते हैं? तो उसके आगे तरीका लिखने लगे हम क्लोजिंग स्टॉक को नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की अमाउंट से कम करते हैं। हम क्लोजिंग स्टॉक को नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की अमाउंट से कम करते हैं, जिसकी वजह से, तो तुम्हें मैंने बिठा दिया। अभी मैं सोच रहा था इधर मुंह करके कि यार मैंने उसको कहना है यार आके बैठ जाओ। यार तुमको स्पेल तो नहीं करते मेरे पे आगे जी? बॉलिंग वाला कह रहा हूं, जादू वाला नहीं कह रहा। अच्छा, हम क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी लॉस या नॉर्मल से कम करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती कर रहा है, हाइब्रिड वाले नाराज हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है और लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। इस मार्कर का भी जवाब है। तो पानी से भर के लाते हो हैं तुम? नहीं पियो। ओके जी, सही है, समझ आ गई। अभी प्रूफ भी कर लेंगे कि आंसर इंशाल्लाह सेम ही होना है, और हमने करना सिर्फ क्या है? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को कम करना है। डन, ठीक है जी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऐसी जालिम चीज है कि इसकी एंट्री तो जोन सा मर्जी सिस्टम में लाजमी होनी है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस है, कोई कैश नहीं आया, ये भी कोई नहीं है मार्क, ये चेंज किया यार, ये दोनों मार्कर तो ताज़ा दम कर दें। कैश या ये इंश्योरेंस लिखने की कोशिश कर रहा था मैं, नाकाम हो गई। कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना जी? 0 है। और इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं होगा, अब परचेजेस क्रेडिट होगा। कितने से? और ये 31 क्या है? ये लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंसिंग मैंने निकाला। अब बहुत माजरत के साथ, क्योंकि आमने सामने रखना था, थोड़ी जगह कम बची है क्लोजिंग एंट्री करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो बताओ? यहां तक कोई मसला नहीं है। चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या होती है? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे चल रही होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप ये क्लोजिंग स्टॉक का जो डिब्बा होता है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा होता है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर रहा है? कम। यानी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है जी। और बैलेंस शीट, ये तो हो गया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में आपका यही स्टॉक नजर आ रहा होता है।
तो बेसिकली आप इस सिस्टम में क्या करते हैं, परचेज रिकॉर्ड करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, ये एंड पे जाके देखा कितनी गिनती करे, कितनी कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कितना स्टॉक पड़ा है, फिजिकल काउंट करके उस पर FIFO को लगा के आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते हैं और उस कॉस्ट से आप एंट्री पास करते हैं स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, स्टॉक डेबिट, स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी बोल लो, डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो ठीक है, तो ये एंट्री मैंने आपको नहीं सिखाई, ये एंट्री आपको आती है बच्चों, आप बचपन से ये काम करते आ रहे हो। अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, क्योंकि ट्रायल में परचेजेज और ओपनिंग स्टॉक होती थी आपके इंट्रो वाले सवालों में। आप ओपनिंग स्टॉक को यहाँ लिखते थे, ट्रायल वाली चीज़ तो एक दफ़ा आई, ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते थे, परचेजेज यहाँ लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को इस तरह से डेबिट इधर शो करते थे, डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो ये एंट्री आपको आती थी, बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको आती थी, स्टॉक डेबिट। मैं इन्वेंट्री ही लिख लेता हूँ, बल्कि इन्वेंट्री नहीं लिखता, ज़रा वो मिक्स ना हो जाए उधर, मैं स्टॉक लिख देता हूँ, ठीक है ना, ज़रा ऐसी तरह अलग हो जाए। इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा है, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात, लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ नहीं बन रहा, तो इसलिए मैं स्टॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक डेबिट और जी ये डेबिट, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में ये क्या किया आपने क्या किया, परचेजेस की हुई थी, ये एंट्री ना करते तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये जा रहा था, हालांकि बिका नहीं है, आपने कहा इसको यहां से निकालो क्रेडिट और यहां लाके रख दो, ये फ्यूचर में बेचेंगे फायदा देगा, ठीक है। तो स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कितना जी, फिलहाल मैंने लिख दिया 92। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि मैंने एंट्री जो नहीं करनी NRV लॉस की, उसका तो तरीका जो डिफरेंट बताया वो देखते हैं अभी, ठीक है ना। और भाई ये बात समझ आई है, अच्छा अब इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री सोचनी नहीं है प्लीज, इस एंट्री को उल्टा दो, क्योंकि खुद देखो ना, इधर देखो कॉस्ट ऑफ सेल में से क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस, ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है, ऐड। तो बस इसी एंट्री के उलट है, इसको सोचना भी नहीं है। वैसे हमने ना वो मोहानी वाले सवाल के अंदर थोड़ी सी फनकारी लगाई भी थी एंट्रियां करके, मोहानी वाला था या कोई और था ऐसे ही, यहाँ पे मोहानी वाला इस बोर्ड की इस तरफ ही एंट्रीज की थी, ठीक है। वो मैंने 2-3 एंट्रीज करके फिर कहा था देखो यार कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को, जब भी कभी प्रॉफिट ये आए ना, ये स्टॉक की एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट दूसरी तरह से निकाल लिया करो, वो आसान है। लेकिन एंट्रीज करके दिखाई थी, पर वहाँ भी मैंने कहा था यार मत सोचो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री को, ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है, नहीं आती तो ये याद आ जाएगा, तो ये एंट्री बन जाएगी। स्टॉक डेबिट बैलेंस शीट में यहाँ से नहीं पहले नजर आता, यहाँ पहले नजर आता है, यहाँ से देख लो, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो स्टॉक क्या हो गया, बैलेंस शीट में डेबिट। तो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये क्या है, क्लोजिंग की एंट्री है। तो ओपनिंग की एंट्री भाई तस्वीर बात से खींचना, पूरा तो कर लें दो, ओपनिंग की एंट्री इसके उलट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। 40 कितना था, 6 8। और बेसिकली ना ये क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे होता है ना पीरियोडिक सिस्टम में, ये एक टोकरी की तरह से है। क्या मतलब, ईयर एंड हुआ, सारा स्टॉक गिनती करके उसमें डालकर बैलेंस शीट में रख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल कर बैलेंस शीट में रख दिया, ठीक है। साल खत्म हो गया, बैलेंस शीट बन गई, अगले साल का शुरू आया, टोकरी उठाई, कॉस्ट ऑफ सेल में उसको डाल दिया, तो स्टॉक क्रेडिट होकर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये असल में इस तरह से कहानी चल रही थी। फिर सुनो, इस तरह से मैंने कहा एक टोकरी की तरह से समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक टोकरी है आपके पास, स्टॉक क्या है, एक टोकरी है, ठीक है। ईयर एंड पे आपने क्या किया, आपने गिनती की है स्टॉक जितने आइटम्स थे, अमाउंट निकल आई ना, ठीक है, उसको आपने उस टोकरी में डाला, टोकरी में डाल के आपने कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल कर ये इधर रख दिया, ठीक है जी। अब ईयर एंड हो गया, बैलेंस शीट बन गई, ठीक है। अगले साल का शुरू होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यही स्टॉक यूज करना है ना, तो यही टोकरी यहां से उठाओगे, उठा के आप कॉस्ट ऑफ सेल में उड़ेल दोगे, तो स्टॉक यहां से खत्म हो जाएगा, यानी ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा और वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट हो गया और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ईयर एंड फिर सारा साल और कुछ नहीं करोगे, पहले वो स्टॉक बिक गया, नई चीजें आई, वो भी बिकती रही, चलता रहा, और एंड पे जाके फिर वही प्रैक्टिस दोबारा कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात भी नहीं सोचनी है, बस यहां से नजर आ रहा है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो इसके उलट एंट्री है ये, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। हाँ बिफोर NRV है, तो हम NRV की एंट्री करते नहीं है ना, देखो मैंने नहीं की ना, अभी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ताजा हो जाओ। ओए होए होए। और चुप, अभी काम चल रहा है, ब्रेक बनती है तुम्हारी, बीच में ब्रेक आ गई है। इधर देखो, ये किसने देखना था? यहां पे क्या बना है जी? परचेजेस का अकाउंट और परचेज रिटर्न का। कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री नहीं बन रहा। इधर देखो, ओपनिंग की एंट्री में बाद में दिखाता हूं, वो डायरेक्ट ही आ रही होती है। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, बस। क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये मैंने बनाए नहीं है डेटर सेल, ठीक है। अब ये ड्राइंग्स की एंट्री है, लेजर शेजर नहीं बनाए, अब डायरेक्ट ये पोस्टिंग करनी है, ठीक है ना। अब परचेजेस की अमाउंट कितनी निकल कर ट्रायल में जा चुकी है? 278। और परचेज रिटर्न की कितनी है? 30। मैंने ये अब अज्यूम करके ये सारा कुछ किया है, अल्लाह की तरफ से ही, अल्लाह की तरफ से ही ड्राइंग्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, सारा कुछ वैसे ही 31 पे आ गया ना, तो अच्छा ही हो गया। मैं यूँ कह सकता हूँ, अब ये अल्लाह ने सवाल बनवाया। अब देखो, रात को तो मुझे ख्याल भी नहीं था। मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये एंड के ऊपर अदर इन्फॉर्मेशन में फिर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ऐसे। ये ट्रायल है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है। कौन सी इन्वेंट्री आ रही है? ओपनिंग। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग थी, वो इस साल का क्या बन गई? ओपनिंग। और इसमें नज़र क्या आ रही है? परचेज। क्लोजिंग आएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बन चुकी होगी। यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं हमारे पास। हम इस ओपनिंग में परचेज ऐड करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग उठा के माइनस करेंगे, तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल बननी है। तो इसलिए उस दिन ये असूल भी लिखवाया था कि अगर ट्रायल के अंदर परचेजेस नजर आएगा तो इन्वेंट्री कौन सी होगी? ओपनिंग होगी, और अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग के बारे में बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोजिंग कितना है जी? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? 92। अब इससे आगे बाकी सारी कहानियां मैंने सवाल के अंदर नहीं लिखी, अब यहाँ पे भी दोबारा नहीं लिख सकता था, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या बताया उन्होंने? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 92, ठीक है। अब मैंने काम शुरू किया, सेल्स कितनी आ गई? 280। ट्रायल से ओपनिंग स्टॉक उठाया 48, परचेजेज उठाई 278, परचेज रिटर्न उठाई -30। आगे ना देखो, ठीक है ना, ये समझ आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है, आप महसूस करो कि ये लिखा हुआ है इसके आगे। ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट कितने गई? ये एडजस्टमेंट है, इसके बाद लिखी है ये एडजस्टमेंट है, कितने गई? ओनर, ये ओनर वाली ड्राइंग एडजस्टमेंट है। एनआरवी लॉस है जी, एडजस्टमेंट है। ये अब नॉर्मल लॉस है, ये एडजस्टमेंट है। अब इसको 1 बाय 1 हम पोस्ट करते जाते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है एनआरवी लॉस या नॉर्मल लॉस इज 34। मैंने कहा था एंट्री नहीं करनी, क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है, लॉस खुद ब खुद चार्ज होगा। अब इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन था? 92। इसमें से मैंने क्या किया? नॉर्मल लॉस को माइनस किया, स्टॉक कितना? 58। डन, ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक और लाइन लिखी हुई है, ड्राइंग्स करके ले गया 15 रुपये। एंट्री क्या किया आपने? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, तो ये परचेजेस क्रेडिट हो गए 15, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फिर नॉर्मल लॉस की तो ये एंट्री कर दी। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या की है? लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये परचेजेस क्रेडिट हो गई, ठीक है, अब नॉर्मल लॉस की वजह से। अब देखो, कॉस्ट ऑफ सेल 192 आई है और जीपी अभी भी कितना आ रहा है? 88 का। अब नजर आ रहा है? अब तो नजर आएगा, ठीक है। ये कितना था जीपी? कितना था? 88। भाई परपेचुअल पीरियोडिक करने से इस पे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल 192 डायरेक्ट निकल आई थी, लेजर बन गया था। यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल हमें निकालनी पड़ी, लेकिन निकली तो उतनी ही है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा अब ये कंसर्न नहीं, वैसे समझाना चाह रहा था आपको। सिर्फ एक चीज़ आपको याद करवानी थी कि आपको लिखवाया था अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल दिखे तो उस ट्रायल में इन्वेंट्री पड़ी होगी क्लोजिंग, और अदर इन्फॉर्मेशन में उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और अगर ट्रायल के अंदर परचेजेस दिखेंगी तो उस ट्रायल में ओपनिंग पड़ा होगा, क्लोजिंग अदर इन्फॉर्मेशन में होगा। हम ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। हाँ, बीच में कुछ और बातें भी हमने सीख ली, लेकिन ये आपसे उसने नहीं बनवाना, आपसे एंट्रीज का ही पूछ सकता है। लेकिन ज़रा बात पूरी हो जाए तो अच्छे तरीके से समझ आ जाती होती है, ठीक है जी। जी बिल्कुल आता है। तो मैंने यही पहले भी कहा कि मैंने वो नहीं बनाया, मैंने ये कहा था कि मैंने वो नहीं बनाया, टाइम बचाया। मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ था कितने ये कि 88 जीपी है और इन्वेंट्री 58 है, 88 जीपी है और इन्वेंट्री 58 है। ये बस प्रूफ करना था, सिर्फ तरीका अलग अलग है, ठीक है।
तो तस्वीर बनानी है तो अब ये करो, पहले ना इन अकाउंट्स की अगर बनाना चाहो तो बना लो। नज़र भी तो आना चाहिए ना। ये जनाब, जी मैं कर दूंगा जी, ठीक है, डन हो गया। ये मैं फ़ोटोकॉपी करवा के शेयर कर दूंगा, ठीक है। बहरहाल देख लिया आपने, ठीक है भाई, वैसे देख लिया, समझ आ गया, शेयर वाले भाई समझ आ गया मेरे दोस्त, ओके। चलें जी, ये क्लोज हुई कहानी। अब विभव, तो मैं वो फोटोकॉपी करके दूंगा, मैंने कहा तो है। और भाई जिसको कोई मसला हो रहा है ना, वो क्लास से निकल जाए, हमारी क्लास को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। दोबारा ऐसी को आवाज़ जिस किसी की आएगी ना, उसको मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा। सिर्फ आपके लिए ब्रेक है, सही कह रहे हो अब्दुल्ला, सिर्फ आपके लिए ब्रेक है। जाओ, निकल जाओ क्लास से मेरी, गेट आउट। चलें जी, कुछ और भी करवा लेने दें मुझे। जी सबसे मुश्किल काम तो यही था। अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू करें।